रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 अधिनियम संख्या 16 18 दिसंबर 1908 को पारित हुआ है। इसका उद्देश्य है दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अधिनियमों को समेकन करने के लिए। तो बस ये दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के जो अधिनियम थे प्रबल भारत में अलग-अलग उनको समेकित करने के लिए अधिनियम है। इसमें कुल 93 धाराएं थी, जिसमें से 92 और 93 को निश्चित कर दिया गया है। तो अभी 93 धाराएं हैं। अभी इसमें 15 भाग है इसमें। और भाग एक प्रारंभिक है। धारा एक में बताया इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो ये अधिनियम रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का आ जाएगा। 1969 से पहले इसमें एक भारतीय वर्ड भी जुड़ा था, क्योंकि पहले भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम था, लेकिन 1969 में संशोधन करके भारतीय वर्ड का लोप कर दिया गया। तो अभी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य शब्द का लोप हो गया है 2019 के अधिनियम संख्या 34 के द्वारा। लेकिन इसका परंतु बताया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी जिले या फिर देश के किसी भाग पर इसका परिवर्तन को वर्जित कर सकती है। अभी परिवर्तन में कब आया है? 1 जनवरी 1908 को। धारा 2 में परिभाषा दी हुई है, कुल 10 परिभाषा है। तो पहली परिभाषा है अभिवर्णित की। तो इस अभिवर्णन से क्या मतलब है कि किसी वर्णित व्यक्ति का निवास स्थान, उसकी वृत्ति, उसका व्यापार, पंक्ति, उपाधि अगर कोई है तो, और अगर वो भारतीय है तो उसके पिता का नाम, या जहाँ वो प्रायिक रूप से अपनी माता के पुत्र के रूप में वर्णित किया जाता है तो उसकी माता का नाम भी रहता है। क्योंकि अभिवर्णन करना है किसी व्यक्ति का, तो उसमें किसी वर्णित व्यक्ति का ये सब डिटेल देनी होगी। अब दूसरी परिभाषा दी हुई पुस्तक की। तो पुस्तक के अंतर्गत कोई भी पुस्तक का प्रभाग भी आता है, और अगर किसी भी संख्या के पन्नों को एक साथ इस दृष्टि से जोड़ा जाता है कि वो या तो पुस्तक हो या फिर उस पुस्तक का प्रभाग बनाया जाए। किसी पन्नों का अगर आप इकट्ठा कर दे रहे हो, उसको किसी स्टेपलर कैसे जोड़ दे रहे हो, तो वही पुस्तक कहलाएगी। तीसरे में बताया है कि जिला या उपजिला क्या होगा। तो इस अधिनियम के अधीन जो भी बनाए जाएंगे जिले या उपजिले, उसको जिला या उपजिला माना जाएगा। चौथी परिभाषा में बताया है कि जिला न्यायालय से क्या, जिला न्यायालय हर जगह है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई भी उच्च न्यायालय है जो कि अपनी मामूली प्रारंभिक सिविल अधिकारिता में काम कर रहा है तो वो भी जिला न्यायालय समझा जाएगा। क्योंकि अगर कहीं हाईकोर्ट है और जिस जिले में हाईकोर्ट होता है वहाँ पे वही जिला न्यायालय भी होता है, अगर वो मामूली प्रारंभिक सिविल अधिकारिता का अपना उपयोग करता है तब। पांचवी डेफिनेशन में बताया हुआ है कि प्रश्नांकन या फिर प्रश्नांकित से क्या मतलब है। तो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए निवेदित कोई भी दस्तावेज है, उसकी ऊपरिका या फिर आवृत पर्ची में कोई भी अगर उस दस्तावेज के साथ अटैच पर्ची है या फिर उसके ऊपर कुछ भी रजिस्ट्रीकर्ता द्वारा लिखा जा रहा है तो प्रविष्टि भी प्रश्नांकन या फिर प्रश्नांकित समझी जाएगी। तो ऊपरिका मतलब कि कोई भी ऐसी पर्ची उसके साथ लगी हुई है उस दस्तावेज के साथ, उसके ऊपर कुछ लिख दिया, या फिर आवृत पर्ची पे जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर कुछ लिख दिया रजिस्ट्रीकर्ता ने, तो वो भी प्रश्नांकन या फिर प्रश्नांकित माना जाएगा। अब इसके छठे क्लॉज में बताई हुई है स्थावर संपत्ति की परिभाषा। तो इसमें स्थावर संपत्ति में क्या क्या इंक्लूड होता है? भूमि, एक तो भूमि पर बना हुआ कोई भी निर्माण, उसके आनुवंशिक प्रतिनिधि कोई भी किराए वगैरह, मार्ग के, प्रकाश के, पारघाट या फिर मीन क्षेत्र के अधिकार, भूमि से उद्भूत होने वाली कोई भी अन्य फायदे, और भूबद्ध वस्तुएं, और भूबद्ध किसी वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं स्थावर संपत्ति कहलाती है। उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? कोई भी खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास इसके अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि ये स्थावर संपत्ति नहीं होती। क्योंकि खड़ा काष्ठ तो काट के काष्ठ के रूप में उपयोग किया जाता है, उगती फसलें भी काट के बेची जाती है, और घास भी काट के पशु जाते हैं। अब 6 का हमें ये बताया है कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सारा क्षेत्र भारत में आएगा। तो मेरे को तो नहीं लगता रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये डेफिनेशन कोई काम की है। 7वीं डेफिनेशन है पट्टे की। तो पट्टे में कृषि या फिर अधिभोग करने के लिए पट्टे का करार, वचन या प्रतिलेख पट्टे में आता है। मतलब कि अब या तो पट्टे का करार कर रहे हो या फिर पट्टे का जो भी वचन दिया हुआ है या फिर प्रतिलेख, मतलब कि पट्टे का जो मेन एग्रीमेंट होता है उसका काउंटर पार्ट दोनों पार्टियों के पास होता है ना, वो पट्टे में इंक्लूड होगा। तो पट्टे का जो करार होगा उसको किसी ने प्रस्ताव रखा होगा और किसी ने उसको कबूल किया होगा, स्वीकार किया होगा, तो जो प्रस्ताव रख रहा है वो भी साइन करेगा और उसको स्वीकार करने वाले को दे देगा, और स्वीकार करने वाला उस एग्रीमेंट को साइन करेगा और पट्टेदार को दे देगा। तो ये दोनों काउंटर पार्ट होते हैं, ये भी पट्टे में इंक्लूड होते हैं। 8वीं परिभाषा अप्राप्तव्य, मतलब कि जो व्यक्ति अपनी स्वीय विधि में जो विधि उस पर लागू होती है उसके अनुसार अगर प्राप्तव्य नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि वो अप्राप्तव्य है। भारत में क्या लागू भारतीय अप्राप्तव्य अधिनियम। 9वीं परिभाषा दी है जंगम संपत्ति की। तो इसके अंतर्गत कोई भी खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास और पेड़ों के फल और पेड़ों के रस और स्थावर संपत्ति के सिवाय हर अन्य संपत्ति आती है। मतलब ये जो स्पेसिफिक चीजें बताई है इनको तो जंगम संपत्ति मानी जाएगा, और इसके अलावा स्थावर संपत्ति जो भी नहीं है वो क्या हो जाएगी? जंगम संपत्ति कहलाएगी। और 10वीं परिभाषा दी हुई प्रतिनिधि की। तो कोई भी अप्राप्तव्य अगर है तो उसका संरक्षक, अगर कोई पागल या फिर जड़ व्यक्ति है तो उसका सुपुर्ददार या फिर अन्य कोई विधिक प्रबंधक प्रतिनिधि कहलाएगा उसके लिए। भाग में 2 में बताए हुए रजिस्ट्रीकरण स्थापन की। रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं। तो धारा 3 में बताया है एक होगा रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक। तो राज्य सरकार उसके अधीन जो भी राज्य क्षेत्र है उसके लिए एक ऑफिसर को रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक नियुक्त करेगा। लेकिन परंतु बताया है कि राज्य सरकार से नियुक्ति करने के बजाय ऐसे महानिरीक्षक को जो भी शक्ति और कर्तव्य दिए हुए हैं या फिर उनका पालन कर उनमें से किसी का पालन करने के लिए ऐसे किसी ऑफिसर को जो कि स्थानीय सीमाओं के भीतर इन शक्तियों का उपयोग करे नियुक्त कर सकेगा। मतलब अलग से एक महानिरीक्षक नियुक्त करने के बजाय अगर कोई ऑफिसर है तो उसको ये शक्ति और कर्तव्य दे सकती है राज्य सरकार। उसकी धारा 2 में बताया कि अगर कोई महानिरीक्षक है तो वो साथ साथ में सरकार के अधीन कोई अन्य पद भी धारण कर सकता है, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो पद धारण कर सकता है। इसलिए तो परंतु बताया हुआ है कि कोई अधिकारी है तो उसको भी ये पावर दे दी जाएगी। धारा 4 निर्देशित है 1937 के अधिनियम द्वारा भारतीय सरकार भारतीय विधि अनुकूलन आदेश द्वारा निर्देशित है। धारा 5 में बताया है कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार जिले और उपजिले बनाएगी, उनकी सीमाओं में सीमाएं विहित करेगी और उसमें परिवर्तन भी कर सकेगी। धारा 2 में बताया है कि अगर ये जिले उपजिले बनाए जा रहे हैं उसकी सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन वगैरह किया जा रहा है तो उसको राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। और धारा 3 में बताया है कि अगर कोई परिवर्तन किया जाएगा तो वो अधिसूचना में जिस तारीख को वो परिवर्तन अधिसूचित किया गया उसके पश्चात से वैसे ही प्रभावी हो जाएगा। तो परिवर्तन जो है अधिसूचना की तारीख से प्रभावित हो जाएगा। धारा 6 में बताया हुआ है कि राज्य सरकार जो है ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो लॉ ऑफिसर हो या ना हो, पब्लिक सर्वेंट होना उसका जरूरी नहीं है, अगर वो ठीक समझे तो विभिन्न जिलों में रजिस्ट्रार के रूप में और अगर उप जिलों में उप रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी। अब धारा 7 में बताया है कि राज्य सरकार हर जिले में एक तो रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थापित करेगी और हर उप जिले में एक से अधिक उप रजिस्ट्रार के कार्यालय या फिर अगर 2 उप जिलों के लिए एक संयुक्त उप रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित कर सकेगी। अब धारा 2 में बताया है कि अगर राज्य सरकार से समझती है तो किसी भी रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसके अधीनस्थ किसी उप रजिस्ट्रार के कार्यालय का समामेलन कर सकेगी, और वो जो उप रजिस्ट्रार अधीनस्थ है वो उस कार्यालय का समामेलन अगर हो गया है तो उस शक्ति और कर्तव्यों के अतिरिक्त उस रजिस्ट्रार की जिसके वो अधीनस्थ है वो शक्ति और कर्तव्य का भी प्रयोग और पालन कर सकेगा, प्राधिकृत हो जाएगा। तो जैसे ही एक रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार के कार्यालय का समामेलन हो जाता है तो उप रजिस्ट्रार को पावर मिल जाती है कि वो रजिस्ट्रार के कर्तव्य और शक्तियों का पालन कर पाए।
लेकिन इसके प्रावधान में बताया हुआ है कि ऐसे किसी भी प्राधिकरण के उप रजिस्ट्रार को ये शक्ति नहीं होगी कि वो स्वयं के ही द्वारा पारित किसी आदेश के लिए अपील सुन सके। मतलब कि रजिस्ट्रार तो उसके ऊपर कार्य करता है, तो अगर रजिस्ट्रार से कोई भी आदेश होता है तो उसकी अपील रजिस्ट्रार को जाती है। तो अब ये समावेलन से ये मतलब नहीं समझा जाएगा कि उप रजिस्ट्रार जो है अपनी ही आदेश का अपील भी सुन लेगा। धारा 8 में बताया हुआ है कि रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का एक निरीक्षक भी नियुक्त कर सकेगी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ऐसे ऑफिसरों को भी नियुक्त कर सकेगी जो रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षक कहलाएंगे और इनके कर्तव्यों को भी कर देगी राज्य सरकार। और धारा 2 में बताया हुआ है कि ये जो निरीक्षक होंगे महानिरीक्षक के अधीनस्थ होंगे। धारा 9 निर्देशित हो गई 1927 में। तो धारा 10 क्या बताती है कि अगर कोई भी ऐसा जिला है जिसमें प्रेसिडेंसी नगर नहीं है, उसमें कोई भी रजिस्ट्रार जो है उस जिले का, वो अपने कर्तव्य में अपने जिले में कोई काम है इसके कारण अनुपस्थित है, इसके अलावा किसी भी कारण से अगर वो अनुपस्थित है, कि अगली धारा में बताया है कि अगर वो अपने जिले में काम कर रहा है तो तब तो वो खुद किसी को अपॉइंट कर देगा। लेकिन मान लो इस कारण के अलावा किसी भी कारण से वो अनुपस्थित है या फिर उसका पद रिक्त है, तो कौन नियुक्त करेगा दूसरे व्यक्ति को? तो महानिरीक्षक नियुक्त कर देगा। अगर नहीं नियुक्त कर पाया वो, तो उस जिले का जिला न्यायाधीश उसका रजिस्ट्रार होगा। और धारा 2 में बताया हुआ है 10 की कि अगर प्रेसिडेंसी नगर वाले किसी जिले में रजिस्ट्रार अनुपस्थित है तो महानिरीक्षक ही नियुक्त करेगा किसी व्यक्ति को, वो रजिस्ट्रार होगा। अब धारा 11 में ये बताया हुआ है कि अगर कोई रजिस्ट्रार अपने जिले में कर्तव्य रूढ़ होने के कारण कार्यस्थल पर अनुपस्थित है, तो वो खुद उस जिले के किसी उप रजिस्ट्रार को या फिर अन्य व्यक्ति को अपनी अनुपस्थिति के दौरान रजिस्ट्रार के उन कर्तव्यों को पालन करने के लिए, जो कि उन कर्तव्यों के सिवाय जो कि धारा 68 और 72 में वर्णित है, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। और धारा 12 में बताया है कि अगर कोई रजिस्ट्रार अनुपस्थित है अपने कार्यालय से या फिर उसका पद अस्थायी रूप से रिक्त है, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? तो रजिस्ट्रार इस निमित्त किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा जो कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान, जब तक उसकी रिक्त स्थान को पूर्ति नहीं कर दी जाती, तब तक उप रजिस्ट्रार होगा। और धारा 13 में बताया है कि धारा 10, 11 या 12 में कोई भी नियुक्ति हो रही है तो इसकी रिपोर्ट महानिरीक्षक राज्य सरकार को देगा, और इसकी रिपोर्ट चाहे तो विशेष हो सकती है या फिर साधारण हो सकती है, जैसे भी राज्य सरकार निर्दिष्ट कर दे। अब धारा 14 में बताया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन विभिन्न कार्यालयों के लिए उचित स्थापना अनुज्ञात करेगी, जहाँ कार्यालयों की स्थापना होगी उसको अनुज्ञात करेगी। अब धारा 15 में बताया है कि जो रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार होंगे वो एक मुद्रा का उपयोग करेंगे जिस पर अंग्रेजी में या फिर अन्य कोई भाषा में जो कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे निम्नलिखित उत्कीर्ण होगा, कि ये लिखा हुआ होगा कि देश के रजिस्ट्रार की या फिर उप रजिस्ट्रार की मुद्रा। तो यहाँ पे वो जिले का नाम या उप जिले का नाम होगा और उस पर लिखा होगा कि रजिस्ट्रार की या फिर उप रजिस्ट्रार की मुद्रा। धारा 16 में बताया हुआ है कि राज्य सरकार जो है रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी। और दूसरा बताया हुआ है कि जो पुस्तक होंगे उसके प्रारूप वो होगा जो कि हमारे निरीक्षक राज्य सरकार की मंजूरी से समय समय पर भेद कर दे, और उस पुस्तकों के पृष्ठ पर मुद्रित रूप से क्रम से संख्यांकित होंगे, जो उसके पृष्ठ होंगे वो संख्यांकित होंगे, और उस पुस्तक के पन्नों की जो संख्या होगी टोटल, वो जो अधिकारी उस पुस्तक को देगा उसके मुख्य पृष्ठ पर प्रमाणित करके देगा इस पुस्तक में कितने पृष्ठ है। तीसरा बताया हुआ है कि राज्य सरकार हर रजिस्ट्रार कार्यालय में एक अग्निसह पेटी देगी, जो कि हर कार्यालय में एक अग्निसह पेटी होगी, और उस जिले में उन अभिलेखों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उपयुक्त उत्पन्न भी करेगी राज्य सरकार, जो कि उस जिले में दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संलग्न वो अभिलेख जो कि रजिस्ट्रीकरण से संबंधित दस्तावेज रखे हुए हैं उनकी जो जिले में उचित अभिरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएंगे। अब धारा 16 का ये IT एक्ट 2000 जो है ना उसके कारण स्थापित किया हुआ है। धारा 2001 का अधिनियम संख्या 48 की धारा 2 के द्वारा अंतर स्थापित। तो इसमें बताया हुआ है कि धारा 16 में कोई बात होते हुए भी धारा 1 में जो भी पुस्तकें रखी जाएगी वो किसी कंप्यूटर की फ्लॉपी हो या फिर डिस्क को या फिर अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी रखी जा सकेगी, और ऐसे रक्षो उपायों के तहत रखी जाएगी जो कि राज्य सरकार की मंजूरी से महानिरीक्षक भी कर दे। उसकी धारा 2 में बताया है कि इस अधिनियम में फिर तत्सम किसी भी अन्य अधिनियम कुछ भी होते हुए भी धारा 1 के अधीन रखी हुई कोई भी जो पुस्तकें की धारा 1 में सारी पुस्तकें जो है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखी जा रही है, तो अगर इन पुस्तकों को रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन उसकी प्रति या फिर उद्धरण देता है, तो वो धारा 57 की धारा 5 के अधीन प्रयोजन के लिए दी गई प्रति समझी जाएगी। मतलब कि अगर कोई भी पुस्तक धारा 1 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखी हुई है तो उसकी प्रति अगर रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर हस्ताक्षर मुद्रा करके देता है तो वो भी 57 की धारा 5 के अधीन प्रति समझी जाएगी। अब आते हैं भाग 3 पर। ये बताता है कि रजिस्ट्रीकरणीय दस्तावेज कौन कौन से होंगे। तो धारा 17 में बताया हुआ है कि जिन कौन से दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। धारा 1 में बताया हुआ है कि निम्न दस्तावेज की रजिस्ट्री करानी अनिवार्य होगी यदि वो जिस संपत्ति से संबंध रखता है उस जिले में स्थित है और वो दस्तावेज उस तारीख को या फिर उसके पश्चात निष्पादित हुआ है जबकि ये रजिस्ट्रीकरण अधिनियम प्रवर्तन में आया था। तो जिस दिन ये प्रवर्तन में आया उस दिन या फिर उसके पश्चात उस दस्तावेज को निष्पादित किया गया है तो उसका रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिवार्य होगा। तो कौन कौन से संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज होता है? तो पहला होता है स्थावर संपत्ति का अगर दान का कोई लिखत है तो इनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। दूसरा है कोई ऐसी अन्य निर्वसीयती लिखत, निर्वसीयती मतलब कि जो कि विल में ना हो, किसी व्यक्ति के मरने के बाद प्रभावित होने वाली लिखित के अलावा कोई भी लिखत जिससे ये तात्पर्य हो कि वो स्थावर संपत्ति पर, क्योंकि मोस्टली स्थावर संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण यहाँ अनिवार्य किए हुए हैं, तो कोई भी स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई लिखत या फिर स्थावर संपत्ति में 100 रुपये से अधिक के मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वो निहित हो, चाहे समाश्रित हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य में सृष्ट हो, या तो सृष्ट करता हो या फिर घोषित करता हो या फिर संबंधित करता हो, परिसीमित या फिर निवापित करता हो। तो पहली बात तो कोई भी स्थावर संपत्ति हो या फिर स्थावर संपत्ति में कोई भी हक या हित हो जिसका मूल्य 100 रुपये या फिर उससे ज़्यादा हो, तो 100 रुपये हो या तो उससे ज़्यादा हो, और उस दस्तावेज से भले ही वो दस्तावेज ऐसे अधिकार का सृजन करता हो या फिर ऐसे अधिकार की घोषणा करता हो, समुद्देश्य मतलब कि किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करने से मतलब समुद्देशित करना, और परिसीमित मतलब कि उसमें अधिकार को किसी भी तरीके से लिमिट कर रहा है या फिर खत्म कर रहा है, ऐसा संबंधित दस्तावेज है। चाहे ऐसा अधिकार नहीं तो मतलब कि जिस दिन वो दस्तावेज बना उसी दिन वो अधिकार मिल रहा है, फिर समाश्रित मतलब कि किसी घटना पर आश्रित हो वो अधिकार, और चाहे वर्तमान में हो चाहे फिर भविष्य में आज देने का हो या फिर भविष्य की किसी तारीख को देने का हो, स्थावर संपत्ति किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार जो कि 100 रुपये या 100 रुपये से अधिक की स्थावर संपत्ति पर बना रहे हो और वो लिखत निर्वसित लिखत है, निर्वसित लिखित से अन्य कोई लिखित है तो उसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। तो क्या हो गया, एक तो दान में अगर कोई भी स्थावर संपत्ति दे रहे हो तो वो अनिवार्य है, और दूसरा ये अब तीसरे में चलते हैं। अब तीसरा है कि अगर ऐसा कोई निर्वसित या लिखत जो कि ऐसे अधिकार के ऊपर जैसे बताया वैसे अधिकार, हक या फिर हित के सृजन, घोषणा, समुद्देश्य, परिसीमन या फिर निर्वापन के लिखे कोई भी प्रतिफल की प्राप्ति या फिर संदाय का की अभिस्वीकार करने वाली हो। ऊपर तो क्या स्थावर संपत्ति दी जा रही थी किसी लिखत के माध्यम से, अब नीचे है कि कोई भी निर्वसित लिखत है जिसमें कि इस अधिकार या हक या फिर हित के खत्म करने या बनाने के लिए कोई भी प्रतिफल है जिसकी प्राप्ति हुई है किसी को, तो उसको स्वीकार करता हो या फिर कोई संदाय उसको कर दिया जाएगा इसकी स्वीकृति देता हो तो वो लिखत भी रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिवार्य है। मतलब यूँ समझ लो कि मैं आपको कोई स्थावर संपत्ति दे रही हूँ
तो अगर मैं दे रही हूँ तो इसका लिखत अगर मैं बना रही हूँ कि मैं आपको ये संपत्ति दूँगी तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आप इस संपत्ति के बदले मुझे प्रतिफल दोगे। तो मेरे पास क्या प्रूफ होगा कि आप उसको प्रतिफल दोगे? तो अगर उसका भी अगर मैंने उस संपत्ति आपको दी है उसके बदले मैंने अगर प्रतिफल प्राप्त किया है और उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए हमने कोई लिखत एग्जीक्यूट किया है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और मान लो कि मैंने कोई हक त्यागा है और उसके बदले में आपने मेरे को प्रतिफल दिया है तो उसका भी अगर अपन ने कोई लिखत बनाया है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब चौथा है कोई भी पट्टा है स्थावर संपत्ति का जो कि वर्षानुवर्ष मतलब कि या फिर 1 वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए है या फिर वार्षिक भाटक को आरक्षित करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और कोई भी पट्टा है जो कि 1 वर्ष से कम के लिए है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होता है। तो मतलब 1 वर्ष का अगर पट्टा है या फिर उससे अधिक अवधि के लिए है तो उसको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और पाँचवा है कि किसी न्यायालय की डिक्री, आदेश या फिर पंचाट जो कि किसी संबंधित है किसी स्थावर संपत्ति या फिर स्थावर संपत्ति में 100 रुपये से अधिक के मूल्य के किसी अधिकार, हक या हित को, चाहे वो निहित हो, समाश्रित हो, चाहे वर्तमान हो, भविष्य हो, सृष्ट करने वाला, घोषित करने वाला, समुद्देशित करने वाला, परिसीमित या फिर निवापित करने वाला कोई भी ऐसा डिक्री, आदेश या पंचाट है और उसका आप अंतरण कर रहे हो या फिर समन्वय कर रहे हो किसी निर्वसीयती लिखत के द्वारा तो उसका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अब एक परंतु दिया हुआ है, घ वाले पॉइंट का है वो राज्य सरकार जब चाहे तो वो किसी जिले या फिर जिले के किसी भाग में निष्पादित किसी ऐसे पट्टे को जिसमें जो अनुबंधित अवधियाँ हैं या तो वो 5 वर्ष से अधिक की हो कि 5 वर्ष से कम का कोई पट्टा है या फिर जिसमें आरक्षित वार्षिक भाटा जो कि वार्षिक भाटा है आपका 50 रुपये से अनधिक है तो उसको शासकीय राजपत्र में इस सुधार के प्रवर्तन से छूट दे सकती है राज्य सरकार। तो या तो उसका किराया 50 रुपये से कम है या फिर वार्षिक किराया और वो जो 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो उसको छूट दे सकती है राज्य सरकार। अब इसमें उपधारा 1 का और जोड़ी गई है कोई ऐसा दस्तावेज है जिसको जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53(1) का के प्रयोजन के लिए किसी स्थान पर संपत्ति के प्रतिफलार्थ अंतरण की संविदा जिसमें अंतर्विष्ट है। तो 53 का क्या है कि पार्ट परफॉर्मेंस हो गया अगर किसी भी संविदा का तो उसके लिए किसी ने स्थावर संपत्ति खरीदने की संविदा की है और उसके पास उस संपत्ति का कब्जा आ गया है तो वो आपको बाउंड कर सकता है कि अब आपको वो ट्रांसफर उसको करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी कर दिया गया है कि जो आप संविदा करो वो रजिस्ट्रेट करवा लो अगर आपने जब संविदा की है वो अन्य संबंधित विधियां संशोधन अधिनियम 2001 के प्रारंभ पर या फिर उसके पश्चात निष्पादित किया आपने वो दस्तावेज तो उसका रजिस्ट्रेशन अगर आप करोगे तभी आप धारा 53 का लाभ ले पाओगे। अगर आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो आप 53 के प्रयोजन के लिए दस्तावेज का कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब अब इस तरह का ये प्रभाव हो गया कि अगर आपने रजिस्ट्री करवा ली है किसी कॉन्ट्रैक्ट की स्थावर संपत्ति को खरीदने या बेचने की और अब अगला पक्षकार उसका निष्पादन नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी में किसी और को ट्रांसफर कर रहा है तो आप वाद ला सकते हो, वाद की प्रत्यक्ष कर सकते हो। ये धर्मपद में बोला हुआ है कि आप उसको ढाल की तरह उपयोग कर सकते हो, तलवार की तरह नहीं, मतलब आप बचाव कर सकते हो कि वो जो संपत्ति है वो अब आपको ही बिके क्योंकि पार्ट परफॉर्मेंस हो गया है संविदा का। तो उधार 2 में बताया हुआ है कि उधार 1 के खंड ख और ग जहाँ किसी स्थावर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करा गया है या फिर उसके प्रतिफल का जो स्वीकृति है वो अनिवार्य की गई है उस विलेख को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है दोनों में। तो इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है कि ये लागू नहीं होंगे उनको। पहला है समझौता विलेख को अगर किसी स्थावर संपत्ति से संबंधित विलेख है जिसमें कि जो समझौते के लिए लिखा गया है मतलब कि उसमें स्थावर संपत्ति इन्वॉल्व है भले ही लेकिन वो कोई समझौता हो रहा है 2 पक्षकारों के बीच में मतलब मान लो कि कुछ उधारी वगैरह होगी उसको सेटल वगैरह करने के लिए फिर किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए समझौता हो रहा है उसमें स्थावर संपत्ति इन्वॉल्व है तो समझौते विलेख का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। और दूसरा है कि अगर कोई भी संयुक्त स्टॉक कंपनी है और उसका आपके पास कोई अंश है तो उस अंश का अगर आपके पास कोई लिखत है तो उसको रजिस्ट्रेशन आपको करवाना जरूरी नहीं है भले ही उस कंपनी की जो आस्तियां हैं जो भी एसेट्स वगैरह है वो संपूर्णतः आपके स्थावर संपत्ति के रूप में क्यों ना, क्योंकि अगर कोई शेयर होता है तो वो क्या होता है उस कंपनी में हिस्सा आपका आपने कैपिटल दी होती है वो कंपनी आपसे शेयर के बदले में पूंजी के रूप में आपसे आंशिक आपको बेचता है और पैसे लेती है कंपनी और उस आपने जो भी पूंजी लगाई उसके से स्थावर संपत्ति या फिर चल संपत्ति कुछ भी खरीद सकती है। मान लो कि उसने वो संपत्तियां खरीदी है और आपके अंश को जो है स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया है। स्टॉक क्या होता है समझ सकते हो जैसे कि इनिशियली जब कंपनी आपसे शेयर बेच के पैसे इकट्ठे करती है तब तो आपके पास होता है कि 1 शेयर है, आपके पास 2 शेयर है, 10 शेयर है, ऐसे रहता है वो अमाउंट में रहता है। जैसे ही सब सारे शेयर इकट्ठे हो जाते हैं कंपनी अपना अकाउंट वगैरह बनाती है तो उस कैपिटल को इन्वेस्ट करके वो कुछ भी संपत्ति वगैरह खरीदती है तो वो डिसाइड कर देती है आपके शेयर के बदले में आपका जो अमाउंट है उसको स्टॉक में बदल देती है। जैसे कि आपके पास अभी तो मान लो किसी कंपनी के 100 शेयर है तो वो जब अकाउंटिंग करेगी कंपनी तो उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर देगी कि आपका उस कंपनी में मान लो कि अगर वो शेयर 10% हिस्सा है तो आप उस 10% स्टॉक के मालिक हो जाओगे। तब स्टॉक से मतलब क्या, वो जो संपत्तियां है कंपनी की उसमें आपका हिस्सा है 10%। तो अगर मान लो स्थावर संपत्ति है और उसका आपके पास कोई लिखत है अंश का तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किसी कंपनी का डिबेंचर का जो लिखत होता है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। जबकि डिबेंचर क्या होता है तो एक आप अंश खरीदते हो कंपनी में तो आप उस अंश कंपनी के मालिक हो जाते हो उतने अंश के लिए, और एक होता है डिबेंचर मतलब कि आप उस कंपनी को लोन दे रहे हो। तो अगर ऐसा डिबेंचर किसी कंपनी के द्वारा धारित किसी भी स्थावर संपत्ति या स्थावर संपत्ति में किसी हित को श्रेष्ठ घोषित संदेशी परिसीमित निरापित नहीं कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आपको अनिवार्य नहीं है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कंपनी ने किसी रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा अपनी जो स्थावर संपत्ति है या फिर किसी भाग को या उसमें किसी हित को डिबेंचर के धारकों के फायदे के लिए किसी को न्यास कर दिया है और बंधक रख दिया है या फिर हस्तांतरित किया है या फिर अन्यथा अंतरित कर दिया है प्रतिभूति बनाने के लिए उस संपत्ति को, और जो डिबेंचर होल्डर है उस प्रतिभूति का हकदार है, तो ऐसे डिबेंचर को आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो मान लो कि कंपनी से आपने डिबेंचर खरीदा है, आपने कंपनी को लोन कर दिया मतलब कि अपने पैसे उसको दे दिए और कंपनी ने आपको सिक्योरिटी देने के लिए प्रतिभूत करने के लिए अपनी कोई भी स्थावर संपत्ति को किसी को बंधक कर दिया, किसी तरीके से हस्तांतरित कर दिया है स्थावर संपत्ति को, ताकि अगर आप वो कंपनी आपको अपने डिबेंचर का पैसे नहीं लौटा पाए तो आपको सिक्योरिटी रहे और वो कंपनी ने रजिस्टर लिखत द्वारा किया उसके साथ जो दूसरे पक्षकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उसको न्यास कर दिया स्थावर संपत्ति को, तो आपका जो डिबेंचर आपके पास है उसका आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही कंपनी आपको पैसे देने में फेल होगी वैसे ही आपको सिक्योरिटी यूज़ करनी है और वो तीसरा पक्षकार जो कि उस स्थावर संपत्ति में न्यास मतलब ट्रस्टी है उससे आप मांग लोगे अपने पैसे। अब चौथा एक्सेप्शन है कि अगर आपके पास किसी कंपनी द्वारा इशू की हुई डिबेंचर को आप प्रस्थापित कर रहे हो या फिर उस डिबेंचर को अंतरित कर रहे हो तो उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। पांचवा एक्सेप्शन है उदाहरण एक का में विनिर्दिष्ट दस्तावेज से भिन्न दस्तावेज। एक का क्या है 253 का वाला एक्सेप्शन, जब आप रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट द्वारा कोई संपत्ति को खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसको छोड़कर कोई भी ऐसा दस्तावेज जो स्वयं तो स्थावर संपत्ति पर या फिर उसमें किसी हित को जो कि 100 रुपये से या फिर से अधिक का है या तो श्रेष्ठ घोषित समुद्देशित परिसीमित या निरूपित नहीं कर रहा है, वो स्वयं उस दस्तावेज में ऐसा कुछ ट्रांसफर नहीं है, लेकिन वो हक देता है आपको कि आप किसी दूसरे दस्तावेज को प्राप्त कर सकते हो जिसमें कि ऐसा अधिकार श्रेष्ठ करता है वो, मतलब कि
मैं आपसे अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि 10-15 दिन बाद हम एक कॉन्ट्रैक्ट और करेंगे कि उसमें आप अपनी संपत्ति को मेरे को बेच देना, और उस अभी ये जो आज अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया इसको अपन को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। भले ही अपना जो स्थावर संपत्ति को खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट अपन को 15 दिन बाद करना है, लेकिन आज जो अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि आज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बस एक भविष्य में लिखत को अभिप्राप्त करने का मुझे अधिकार भले ही दे रहा है, लेकिन इससे कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो खत्म हो रहा है उस स्थावर संपत्ति में। लेकिन यह 53 का एक्सेप्शन क्यों दी हुई है? अगर मान लो सिचुएशन ऐसी होती है कि मेरे पास एक आपकी संपत्ति का कब्जा है और मैं आज एक लिखत तैयार करवा लेती हूँ कि आप मुझे ये संपत्ति बेचोगे, उसको मैं रजिस्ट्रेशन करवा लेती हूँ, जैसे कि 53 का मैं अब बताई हुई रिक्वायरमेंट है, उसको मैं रजिस्ट्रेशन करवा लेती हूँ, उसका कब्जा मेरे पास है, तो मैं कल को संपत्ति किसी और को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। इसलिए उस सिचुएशन को यहाँ पे एक्सेप्शन दी हुई है कि वो कब्जा मेरे पास अगर है तब तो अपन रजिस्ट्रेशन करवा लेते, तो उसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना क्योंकि 53 में ही अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी संपत्ति का अगर अपन मेरे पास कोई कब्जा नहीं है तो भी अपन कोई संपत्ति खरीदने बेचनी है, फिर उसमें अधिकार को खत्म करने या फिर सीमित करने के लिए कोई भी सुविधा कर रहे हैं या फिर तो उसका दस्तावेज बना रहे हैं, तो उसको रजिस्ट्रेट करवाना अनिवार्य नहीं है। अब छठा एक्सेप्शन है, किसी न्यायालय की डिग्री या फिर आदेश से अगर कोई आपको स्थावर संपत्ति मिल रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, अगर कोई डिग्री आदेश ये समझौते के आधार पर दिया गया है और उसमें वो संपत्ति है जो कि वाद की कार्यवाही की विषय वस्तु से भिन्न किसी स्थावर संपत्ति को भी समाविष्ट कर रही है। तो मान लो उस डिग्री आदेश को आपने समझौते से प्राप्त किया है और उसमें जो संपत्ति है वो विषय वस्तु के अलावा कोई और स्थावर संपत्ति भी समाविष्ट हो रही है, तो ऐसे का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वाद दायर किया उसकी डिग्री आदेश से आपको कोई स्थावर संपत्ति मिल गई तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करवाना है, डिग्री और आदेश का आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। अब सातवां है कि अगर सरकार आपको कोई स्थावर संपत्ति अनुदान में दे रही है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना अनिवार्य नहीं है। अब आठवां है कि कोई राजस्व ऑफिसर अगर कोई विभाजन कर रहा है तो उसके लिखत को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। अब अगले 3 को तो अपन को नाम से याद रखना है कि 90 में है लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट 1871 या फिर भूमि अभिवृद्धि उधार अधिनियम 1883 के अधीन अगर कोई उधार अनुदत करने का आदेश है या फिर संपार्श्विक प्रतिभूति की किसी लिखत को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। मतलब इस अधिनियम में अगर आपको उधार देने का आदेश दिया जा रहा है सरकार द्वारा या फिर इसके लिए आप कोई संपार्श्विक प्रतिभूति दे रहे हो तो उसका अगर कोई दिक्कत है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। अब 10 भी सही कृषक उधार अधिनियम 1884 के अधीन अगर आपको उधार अनुदत किया जा रहा है उसका आदेश है तो उस आदेश को, और अगर उस उधार के प्रति आप कोई प्रतिभूति दे रहे हो तो उसका कोई दिक्कत है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। 10 एक में बताया खेराती विन्यास अधिनियम के अधीन किसी आदेश को, जो कि खेराती विन्यास को किसी कोषपाल में कोई संपत्ति देता है, मतलब किसी खेराती विन्यास में अगर कोई संपत्ति दी जा रही है या फिर उस संपत्ति को वहाँ से निकाला जा रहा है तो उस आदेश को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब 11वां है कि किसी बंधक विलेख पर अगर कोई प्रश्नांकन किया जा रहा है जिससे कि पूरे बंधक धन या फिर किसी भाग का संदाय की स्वीकृति की जा रही है, कोई बंधक विलेख है और उसका आपने धन का पेमेंट कर दिया है और उस पर जो बंधक जिसने आपको लोन दिया था वो उस पर इन्वेस्टमेंट कर देता है, लिख देता है कि हाँ मेरे को इतना पेमेंट हो गया है, तो उस पेमेंट को लिख देने से ही उस बंधक विलेख को आपको वापस रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर बंधक के अधीन शोधित धन का संदाय हो जाने करने पर अगर आपको कोई रसीद दी जा रही है तो उस रसीद का भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, सिवाय उसके कि अगर कोई रसीद जो है उस बंधक को निर्वापित ही कर देती है तब तो आपको उसका रसीद का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्योंकि आपने पेमेंट किया और सामने वाले पक्षकार ने उसको उस पेमेंट से वो बंधक को निर्वापित होने में बंधक खत्म हो रहा है उस पेमेंट से, और वो आपको रसीद दे रहा है तो उस रसीद को रजिस्टर करवा लेना चाहिए, क्योंकि उससे वो प्रूफ रहेगी कि आपने पूरा पेमेंट कर दिया है और उस पेमेंट से बंधक खत्म हो रहा है। तो बार है कि अगर कोई सिविल या फिर राजस्व ऑफिसर किसी लोक नीलाम में कोई संपत्ति बेच रहा है तो उसके क्रेता को जो प्रमाण पत्र देते हैं विक्रय का उसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपने आप में टाइटल होता है अच्छा, उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती ज़्यादा। अब इसके स्पष्टीकरण में बताया हुआ है कि अगर किसी दस्तावेज में ये दिख रहा है कि उससे किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय हो रहा है तो सिर्फ इस तथ्य के कारण कि उसमें कोई अग्रिम धन या फिर पूरे क्रय या फिर किसी भाग के संदाय का कथन अंतर्विष्ट है, ये नहीं समझा जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन अपेक्षित हो गया है फिर कोई भी अपेक्षित था। तो धारा 1 के खंड ग में बताया हुआ है कि अगर उसका प्रतिफल की स्वीकृति भी हो रही है उस दस्तावेज से तो उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ कोई भी स्थावर संपत्ति विक्रय हो रही है और उसमें उस दस्तावेज में ये भी तथ्य है कि उसमें अग्रिम धन या फिर कोई क्रय धन दिया हुआ है तो सिर्फ ये तथ्य लिखे होने से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं हो जाता है, उसको सब कुछ देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। जैसे कि कोई संपत्ति है वो नीलाम हो रही है तो उसमें आपको पैसे तो देने ही है, उस डॉक्यूमेंट में अगर लिखा हुआ है कि आपको ये अग्रिम धन या फिर क्रय धन चुकाने का संदाय आपने कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रतिफल वाले पॉइंट में आ गया, इसलिए अब आपको नीलामी का भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। अब इसकी धारा 1 में तो बताया हुआ था कि इसका अनिवार्य है, धारा 2 में एक्सेप्शन बताए हुए हैं कि इन पर लागू नहीं होगा, वो धारा 1 और धारा 3 में ही बताया हुआ है कि अगर किसी पुत्र को दत्तक ग्रहण का कोई प्राधिकार दिया जा रहा है किसी दस्तावेज द्वारा तो वो 1 जनवरी 1872 के पश्चात अगर निष्पादित है और वो वसीयत द्वारा नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। धारा 18 में बताया हुआ है कि कौन से दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करवाना वैकल्पिक होगा। तो जो धारा 17 में बताए हुए थे उनके अलावा जो भी दस्तावेज होते हैं उनका वैकल्पिक हो जाता है, जैसे कि पॉइंट में बताया हुआ है कि दान लिखित या फिर विरोध से भिन्न कोई भी ऐसा लिखा जिसमें कि स्थावर संपत्ति या फिर स्थावर संपत्ति में के 100 रुपये से कम के मूल्य का कोई भी अधिकार हक या फिर हित चाहे निहित हो चाहे समाशित चाहे वर्तमान भविष्य में कोई श्रेष्ठ होता हो चाहे घोषित होता हो चाहे समुदेशित परिसीमित या फिर निर्वापित करती हो ऐसे लिखित तो उसका रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक हो जाएगा। 17 में क्या बताया हुआ था कि उनका अनिवार्य होगा जिसका 100 रुपये से अधिक मूल्य है या फिर 100 रुपये। अब हमें भी वैसे पॉइंट है कि अगर ऐसा कोई लिखित है जिसमें कोई अधिकार हक या फिर या तो श्रेष्ठ घोषित समुदेशी परिसीमित निर्वापित होता है और उसके लेके कोई प्रतिफल की प्राप्ति या फिर संदाय की अभिस्वीकृति की हुई है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसकी डॉक्यूमेंट में जो भी बताए हुए हैं उससे संबंधित कोई भी लिखत है और उससे कोई प्रतिफल की प्राप्ति हो रही है और उसका या तो संदाय किया जा रहा है उसको अभिस्वीकार किया जा रहा है किसी लिखत से तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब तीसरा है कि अगर 1 वर्ष से कम की किसी भी अवधि के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टे पर दिया जा रहा है और 17 के अधीन जो छूट प्राप्त करते हैं उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना वैकल्पिक हो जाएगा। 17 में छूट किसको दी हुई थी, वो जो 5 वर्ष से कम की अवधि का वो और 50 रुपये से कम की उसकी वार्षिक भाटक हो। अब बताया हुआ है कि न्यायालय का कोई भी आदेश पंचाट या फिर डिक्री का अंतरण या फिर समुदेशन अगर आप कर रहे हो जिसमें कि 100 रुपये से कम का मूल्य का अधिकार हक या फिर हित का आप श्रेष्ठ कार्य घोषित कर समुदेशी कर सीमित निर्वापित कर रहे हो तो इसका भी रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है, चाहो तो करवा लो। घर में बताया हुआ है कि विलों से भिन्न कोई ऐसी लिखत जिससे तात्पर्य हो कि वो जंगम संपत्ति पर या फिर जंगम संपत्ति में किसी अधिकार को हक को या फिर हित को श्रेष्ठ घोषित समुदेशित परिसीमित या फिर निर्वापित करती हो। तो 17 में अनिवार्य इसके लिए स्थावर संपत्ति के लिए जंगम संपत्ति है अगर चल संपत्ति है तो उनका रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है, चाहो तो करवा लो।
ड में बताया हुआ है कोई भी विल है तो उसका वैकल्पिक है रजिस्ट्रीकरण। च में बताया हुआ है कि अन्य कोई दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण धारा 17 में अपेक्षित नहीं है, तो जो 17 की धारा 2 में बताया था कि उसमें अपेक्षित नहीं है तो उनका रजिस्ट्रीकरण अगर आप चाहो तो करवा भी सकते हो। मतलब कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट तो नहीं जिसको आप रजिस्ट्रीकरण करवाना मना होगा, चाहो तो करवा भी सकते हो। और कुछ ऐसे हैं जो कि जिनका करवाना 17 में अनिवार्य किया हुआ है। उदाहरण 9 में बताया हुआ है कि अगर रजिस्ट्रीकर्ता के पास आप ऐसा कोई दस्तावेज ले जा रहे हो जो कि उसको जिस दस्तावेज की भाषा ऑफिसर नहीं समझता है और वो जो भाषा है सामान्यतः जिले में प्रयुक्त भी नहीं होती है, तो जब तक आप उस भाषा का सही अनुवाद और उसकी एक प्रति भी उस दस्तावेज के साथ नहीं ले जाते हो तब तक उसका रजिस्ट्रीकरण करने से वो रजिस्ट्रार इनकार करेगा। उदाहरण 20 में बताया है कि उदाहरण 1 में बताया है कि अगर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के सामने ऐसा कोई दस्तावेज ले जाते हो आप जिसमें कि कोई अंतरालेखन है, खाली स्थान है, उद्घर्षण है या फिर परिवर्तन है, तो जिससे कोई डाउट क्रिएट होता है उस डॉक्यूमेंट में कि उसमें कोई परिवर्तन वगैरह किया हुआ है, कि इसको काट छाट की हुई है, इसमें कोई परिवर्तन किया हुआ दिख रहा है, तो रजिस्ट्रीकरण करने से वो स्वविवेक से इनकार कर सकता है, जब तक कि वो जो दस्तावेज को जो निष्पादन करने वाला व्यक्ति है वो उस अंतरालेखन, खाली स्थान, घर्षण, परिवर्तन के को अपने हस्ताक्षरों और आधाक्षरों से अनुप्रमाणित न कर दे। मतलब कि अगर मैंने निष्पादन किया है और मैं खुद जाके उसको अनुप्रमाणित कर दूं कि हाँ ये गलती हो गई, तब तो जाके रजिस्ट्री कर सकता है, लेकिन उसके अलावा वो स्वविवेक से रजिस्ट्री करने से इनकार भी कर सकता है। उदाहरण 2 में बताया हुआ है कि अगर रजिस्ट्री करता है ऐसा रजिस्ट्री कर भी देता है ऐसे दस्तावेज की, तो वो समय उस रजिस्टर में टिप्पणी दर्ज कर सकता है कि ऐसा अंतरालेखन, खाली स्थान या उद्घर्षण या परिवर्तन उस डॉक्यूमेंट में है, कर लेगा वो कि हाँ ऐसा कोई परिवर्तन उस डॉक्यूमेंट में दिख रहा है, टिप्पणी लिखेगा अपने रजिस्टर में। धारा 21 की धारा 1 में बताया कि अगर कोई स्थावर संपत्ति है जो कि से संबंधित कोई निर्वासित दस्तावेज है, तो जब तक कि उस संपत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त वर्णन उसमें अंतर्विष्ट न हो तब तक उसको रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिग्रहित नहीं किया जाएगा। धारा 2 में बताया है कि अगर आपका गृह है जो कि नगर में स्थित है तो उसका वर्णन आपको कैसे करना है, तो उसके सामने वाले मार्ग या फिर कोई सड़क जो कि उसके उत्तर में या फिर अन्य किसी दिशा में स्थित है और उसमें उनके वर्तमान या फिर भूतपूर्व अधिभोगों से, और यदि उस मार्ग या फिर सड़क पर कोई ग्रह पर के सारे ग्रहों को संख्या दिए हुए हैं तो संख्या को देकर किया जाएगा। क्योंकि किसी नगर में कोई ग्रह है तो उसका आपको वर्णन करना है, तो उसमें वर्तमान में या फिर पहले कोई अधिभोग रख रखा था उस व्यक्ति का नाम वगैरह, और अगर उसके सामने या फिर अन्य किसी दिशा में कोई सड़क या फिर मार्ग है तो उसका वर्णन, और अगर उस मार्ग या सड़क पर जो भी ग्रह उनको संख्या पड़े हुए हैं तो उन संख्याओं को देकर उसका वर्णन किया जाएगा। अब किसी अन्य ग्रह की का वर्णन करना है, फिर भूमि का वर्णन करना है तो कैसे किया जाएगा, तो उस प्रादेशिक खंड में जिसमें कि वो स्थित है उस प्रादेशिक खंड का वर्णन होगा, फिर उसकी उपरिष्ट वस्तुओं में से या फिर अगर उस भूमि या फिर ग्रह का कोई नाम है तो उससे वर्णन किया जाएगा, और अगर उस सड़कों या फिर अन्य संपत्तियों से जो उस भूमि से या फिर ग्रह से मिली हुई है और उसमें वर्तमान अधिभोग अन्य किसी संपत्ति में कौन रह रहा है उसका वर्तमान का वर्णन वगैरह करके, और जहाँ तक साध्य हो सरकारी मानचित्र या फिर सर्वेक्षण की प्रति का निर्देश देते हुए इसका वर्णन किया जा सकता है। क्योंकि सरकारी मानचित्र में या फिर सर्वेक्षण में उस भूमि को किस तरीके से दर्शित किया हुआ है उस हिसाब से इसका वर्णन किया जा सकता है। तो ये घरों का वर्णन किया जाता है, जैसे कि उत्तर में ये घर है और दक्षिण में ये मार्ग द्वार है और यहाँ सामने ये कोई भी संपत्ति है तो वो उसका वर्णन किया जाएगा, जैसे कि हैंडपंप वगैरह है, कोई कुआं वगैरह है, तो इसका वर्णन कर सकते हैं, जिससे कि उस भूमि को या फिर ग्रह को लोकेट किया जा सके कि हाँ ये वाला स्पेसिफिक घर है, और कोई संख्या वगैरह दी हुई है तो उससे पता चल जाता है। उदाहरण 4 में बताया हुआ है कि अगर कोई निर्वासित दस्तावेज है जिसमें कि कोई संपत्ति समाविष्ट है जिसका जो कि मानचित्र या फिर रेखांक में अंतर्विष्ट है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण के लिए अगर प्रतिग्रहित नहीं किया जाएगा जब तक कि आप उस दस्तावेज के साथ उस मानचित्र या रेखांक की सही प्रति ना दे दो। मतलब कि अगर आपकी संपत्ति है जो कि किसी मानचित्र या फिर रेखांक में दिखाई हुई है तो आपको उस मानचित्र की प्रति देनी होगी, और अगर वो संपत्ति कई जिलों में आ रही है तो उतनी प्रति आपको देनी पड़ेगी मानचित्र और रेखांक की जितनी की वो जिले हैं। मतलब अगर कोई संपत्ति 3 जिलों में पड़ रही है तो आपको 3 प्रतियां उस मानचित्र की देनी पड़ेगी। धारा 22 में बताया हुआ है कि अगर राज्य सरकार की राय है कि साध्य है कि अगर कोई ग्रह जो है नगरों में स्थित ग्रह से भिन्न है तो ऐसी ग्रह या फिर भूमि का वर्णन अगर सरकारी मानचित्र या फिर सर्वेक्षण के प्रति निर्देश किया जा सकता है, तो सरकार इस अधिनियम के दिन नियम बना के अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसे ग्रहों या फिर भूमियों को धारा 21 के प्रयोजनों के लिए ऐसे वर्णित किया जाए, क्योंकि नियम बना सकेगी कि वो जो सरकारी मानचित्र या फिर सर्वेक्षण के प्रति जो निर्देश है उसके अनुसार उन ग्रहों का वर्णन किया जा सके। अब धारा 2 में बताया हुआ है कि धारा 1 में किसी भी नियम को छोड़कर कि अगर नियम बना दिए गए हैं उसमें बंद किए हुए तो उसको छोड़कर किसी भी दस्तावेज की रजिस्ट्री का हक धारा 21 की धारा 2 या 3 में बंधों के अनुपालन में असफलता के कारण नहीं खत्म हो जाएगा, जबकि उस संपत्ति का वर्णन जिस हिसाब से किया गया है उस हिसाब से संपत्ति को पहचाना जा सकता है। तो धारा 1 में तो ये बताया है कि राज्य सरकार जो है अपने जो मानचित्र वगैरह सर्वेक्षण वगैरह है उसके प्रति निर्देश के अनुसार उस ग्रह का वर्णन करने के लिए नियम बना सकती है। अगर वो ग्रह जो है या भूमि है वो नगर में स्थित नहीं है तो वो नियम बना दी राज्य सरकार। धारा 1 में अगर बना दिए नियम तो उसको छोड़कर अगर कोई भी ग्रह या फिर भूमि है जिसका कि धारा 21 की धारा 2 या 3 के अनुसार वर्णन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उसका वर्णन इतना किया गया है जिससे उस संपत्ति को पहचाना जा सकता है, तो उसको रजिस्ट्रीकरण के लिए मना नहीं किया जाएगा कि बस इस आधार पर कि उसका वर्णन सही से नहीं किया हुआ है। अब भाग 4 में बताया हुआ है कि स्थापित करने का समय के विषय में कि कोई भी दस्तावेज कब किस समय रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धारा 23 में बताया हुआ है कि धारा 24, 25, 26 में अंतर्विष्ट बंधों के अतिथि नहीं रहते हुए अगर कोई भी बिल की से भिन्न कोई भी दस्तावेज है तो उसका रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक प्रतिग्रहित नहीं किया जाएगा जब तक कि आप उस निष्पादन की तारीख से 4 माह के अंदर उसको संबंधित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित ना कर दो। मतलब आपको रजिस्ट्रीकरण करवाना है तो उसको निष्पादन की तिथि से 4 महीने के अंदर उसको रजिस्ट्रीकरण ऑफिस में प्रस्तुत करना होगा। परंतु बताया हुआ है कि अगर कोई डिग्री आदेश है तो उसकी प्रति को आपको उस डिग्री आदेश दिए जाने के दिन से 4 माह के अंदर पेश करना है, और अगर वो अपीलनीय है तो उसके अंतिम होने की तारीख से 4 माह के अंदर उपस्थित करना है। तो अपील नहीं होता है तो क्या होता है, अपील का समय बीतने का इंतजार करना पड़ता है, और अगर अपील कर दी गई है तो अगर वो खारिज हो जाती है तो अंतिम हो जाती है, और अपील चल रही है तो उसका जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता अपील का तब तक वो अंतिम नहीं होती है। अब धारा 23 1917 में जोड़ी गई थी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें ऐसा किया हुआ है कि अगर मान लो कि रजिस्ट्रार या फिर उप रजिस्ट्रार ने किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाने का अधिकार नहीं रखता था उसके द्वारा उस दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाता है, और रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार द्वारा उसको प्रतिग्रहित कर लिया जाता है और रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाता है। तो ऐसे दस्तावेज से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, मतलब इसका एक एग्जांपल से समझो, मतलब कि आपकी कोई संपत्ति है और किसी अन्य व्यक्ति ने फर्जीवाड़ा करके वो रजिस्टर्ड करवा ली अपने नाम पर, एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, उसको प्राधिकार नहीं था उसको रजिस्टर्ड करवाने का, तो अब आप उसको कैंसिल करवाना चाहोगे उस रजिस्ट्री को और वापस अपने नाम पर उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रावधान नहीं था इस एक्ट में, तो ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया है ये सेक्शन। तो जो व्यक्ति उस दस्तावेज से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला है
उसकी जानकारी से प्रथम बार जब मिली कि उस दस्तावेज का जो रजिस्ट्रीकरण है वो अविधिमान्य है, तो ऐसे दस्तावेज को भाग 6 के अनुबंधों के अनुसार वो जिले के रजिस्ट्रार के कार्यालय में पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसी जानकारी के 4 माह के अंदर उपस्थित कर सकेगा। तो प्रथम जो रजिस्ट्रीकरण है भले ही जिले में हुआ हो, लेकिन अगर आपको उसको पुनः रजिस्ट्रीकरण करा के सही करवाना है तो आपको जिले के रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना पड़ेगा उसका अपने नाम से, जबकि आपको पहली बार सूचना मिली उस दिन से 4 माह के अंदर। और अगर रजिस्ट्रार को समाधान हो जाता है कि वो दस्तावेज जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया है वो स्थापित करने के लिए वो व्यक्ति समय रूप से सशक्त नहीं था, वो ऐसे प्रतिगत की गई दस्तावेज को पुनः रजिस्ट्रीकरण करने के लिए अग्रसर होगा। और ऐसा माना जाएगा कि वो पहले रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया था उसका, और जो पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापन किया गया है दस्तावेज का वो भाग 4 के दिन समय जो दिया हुआ था उसके अंदर रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापन किया गया है, ये माना जाएगा। और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो भी उपबंध है वो ऐसे पुनः रजिस्ट्रीकरण को भी लागू होंगे। जैसे ये पुनः रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाता है तो वो जो मूल रजिस्ट्रीकरण की तारीख थी ना उसी दिन से उसको भी रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा सब प्रयोजनों के लिए। इसके परंतु में बताया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो 1917 की सितंबर के 12वें दिन, क्योंकि 12 सितंबर 1917 के दिन से 3 माह के अंदर पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज को उपस्थापित कर सकता है, भले ही उसको कभी पता चला हो कि उसको कोई भी जानकारी मिली हो कि वो रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य है। अगर 1917 के पहले किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि उसका रजिस्ट्रीकरण जो है अविधिमान्य हो गया और ये अमेंडमेंट 1917 में आया था, तो सबसे तो उसको जानकारी होगी कि 4 महीने भी निकले होंगे, तो ये प्रिविलेज दी हुई है कि अगर 1917 के बाद 3 महीने के अंदर वापस पुनः रजिस्ट्रीकरण करवा लो। अब धारा 24 में बताया है कि अगर उस दस्तावेज का निष्पादन करने वाले बहुत से व्यक्ति हैं, विभिन्न समय पर वो निष्पादन कर रहे हैं, तो उस दस्तावेज को हर निष्पादन की तारीख से 4 माह के अंदर रजिस्ट्रीकरण के लिए और पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित करना पड़ेगा। मतलब एक बार रजिस्ट्रीकरण करवा दिया, मैंने निष्पादित कर दिया, तो सब 4 महीने शुरू हो जाएंगे, तो मैंने कर दिया, फिर अब दूसरा व्यक्ति मान लो कराए 2-3 महीने बाद उसको निष्पादित, तो उसको वापस पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए आप उपस्थापित करो, और अगला जब निष्पादन दूसरे व्यक्ति ने किया उस दिन से 4 महीने चलेंगे, तो ऐसे दस्तावेज को आप रजिस्ट्रीकरण और पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए वापस रख सकते हो। लिमिटेशन हर किसी के लिए तब से चालू होगी जब से कि उसको निष्पादित आप कर रहे हो। अब धारा 25 में बताया है कि अगर किसी अर्जेंट आवश्यकता है फिर अपरिवर्तनीय दुर्घटना के कारण भारत में निष्पादित कोई दस्तावेज या फिर कोई डिग्री आदेश की प्रति पूर्व बताए हुए समय में रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित नहीं की जा सकती, तो रजिस्ट्रार जो है उन दशाओं में जिनमें कि उपस्थापन का विलंब 4 माह से अधिक ना हो, मतलब पहले के 4 माह तो बीत गए और विलंब जो है वो भी 4 माह से ज़्यादा ना हो, लेकिन 4 माह की एक्स्ट्रा पीरियड दिया जा सकता है। अगर अधिक नहीं है तो निर्देश दे सकेगा कि जुर्माने से, जो कि रजिस्ट्रीकरण की जो फीस है उसकी रकम से 10 गुने से अधिक नहीं होगा, ये जुर्माना दे दिए जाने पर उस दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण करने के लिए प्रतिग्रहित कर सकता है। तो मतलब कि जो पहले अवधि बताई हुई है उतने में आप रजिस्टर करवा लो, और अगर 4 माह से ज़्यादा लेट नहीं हुआ है तो लेट फीस देकर रजिस्ट्रीकरण हो जाता है। तो धारा 2 में बताया हुआ है कि ऐसा निवेश देने के लिए जो आवेदन है आप रजिस्ट्रार के पास निविष्ट करोगे, और वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस रजिस्ट्रार को उस आवेदन को अग्रेषित कर देगा जिसके वो अधीनस्थ है, रजिस्ट्रार को भेजेगा और रजिस्ट्रार आपके इस आवेदन को। धारा 23 वाला भी जो पुनः रजिस्ट्रीकरण है वो भी जिले के रजिस्ट्रार के कार्यालय में होता है, उस जिले के रजिस्ट्रार के कार्यालय में जिसमें कि वो दस्तावेज मूलतः रजिस्ट्रीकृत किया गया था। तो जो प्रथम जो रजिस्ट्रेशन था वो तो रजिस्ट्रार फिर उप रजिस्ट्रार द्वारा किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, लेकिन जब आप पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए जाओगे तो जिले के रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना होगा। तो धारा 26 में बताया है कि अगर कोई दस्तावेज है जो कि जिसके सब पक्षकार या फिर कोई पक्षकार भारत के बाहर निष्पादित करते हैं उस दस्तावेज को, और वो भी समय में ऐसा रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित नहीं करते हैं दस्तावेज, और अगर रजिस्टरकर्ता ऑफिसर को समाधान हो जाता है कि पहली बात तो वो जो दिक्कत है ऐसे निष्पादित की गई थी, मतलब कि वो भारत के बाहर निष्पादित की गई थी, उसका समाधान हो जाना चाहिए। और दूसरा है कि वो अगर भारत में अपने पहुंचने के 4 माह के अंदर रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थित की गई है तो वो समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस के धनदाय पर उस को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिग्रहित कर सकता है। तो जरूरी क्या है कि वो दस्तावेज एक तो भारत के बाहर निष्पादित की गई और जैसे वो भारत के अंदर पहुंच गई उसके बाद वो 4 महीने में अगर रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थापित कर दी गई है तो उसको प्रतिग्रहित कर दिया जाएगा। अगर ऐसा बताया कि जो विल है उसको किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थित किया जा सकता है। तो भाग में 5 में बताया हुआ है कि रजिस्ट्रीकरण का स्थान क्या होगा, तो धारा 28 में बताया हुआ है कि इस भाग में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर जनरल रूल क्या है कि धारा 17 की धारा 1 के खंड क से ड में और धारा 17 की धारा 2 में वर्णित दस्तावेज, जहाँ तक कि ये दस्तावेज है स्थावर संपत्ति को प्रभाव डालता है, तो स्थावर संपत्ति से संबंधित जो भी दस्तावेज धारा 17 में बताए हुए हैं ये, और धारा 18 के खंड क ख ग और ग में जो भी दस्तावेज है उस उप रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किए जाएंगे जिसमें कि वो संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है जिससे कि वो दस्तावेज संबंधित है। जिस उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में स्थापित किए जाएंगे जिसके उपजिले में वो संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है। धारा 29 में बताया हुआ है कि वो हर दस्तावेज जो कि धारा 28 में निर्दिष्ट नहीं है और डिग्री आदेश की प्रति नहीं है, इसके अलावा जो भी दस्तावेज है वो उस रजिस्ट्रार के कार्यालय में जिसके उप जिले में वो दस्तावेज निष्पादित किया गया है उसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य रजिस्ट्रार के कार्यालय में जिसमें कि दस्तावेज का निष्पादन जानने वाले या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं प्रस्तुत किए जा सकते हैं दस्तावेज को। तो एक तो जहाँ जिस उप जिले में दस्तावेज निष्पादित हुआ, और या तो जहाँ पक्षकार चाहते हैं उसका निष्पादन करवा उसका रजिस्ट्रीकरण करवाना। तो धारा 2 में बताया कि अगर वो दस्तावेज कोई डिग्री आदेश की प्रति है तो उस उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में जिसके उप जिले में वो मूल डिग्री आदेश पारित की गई, और मान लो कि अगर वो डिग्री आदेश दावा संपत्ति को कोई प्रभाव नहीं डाल रही है तो राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में जिसमें कि ऐसे डिग्री आदेश के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति जो है उस प्रति को रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं। तो धारा 30 में बताया कि कोई भी रजिस्ट्रार जो है अपने अधीनस्थ किसी भी उप रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जा सकने वाली किसी भी दस्तावेज को सविवेक से प्राप्त कर सकेगा और रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा, मतलब कि रजिस्ट्रार जो है अपने अधीनस्थ उप रजिस्ट्रार के किसी भी जो भी उप रजिस्ट्रार दस्तावेज को रजिस्ट्री कर सकता है उसको अपने सविवेक के अनुसार खुद प्राप्त करके खुद रजिस्टर कर सकता है। तो धारा 31 में बताया है कि मामूली तौर पर तो अगर आपको कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण कराना है या फिर विल को निक्षेप करवाना है तो आपको ऑफिसर के कार्यालय में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है और आप हेतु दर्शित कर देते हो रजिस्ट्रार को तो वो आपके निवास गृह पर उपस्थित होकर भी आपके दस्तावेज को रजिस्ट्री कर देगा और विल को निक्षिप्त कर लेगा। जैसे कि ऐसी कोई आपकी बीमारी है या फिर आपकी दशा ऐसी नहीं है कि जब आप खुद कार्यालय तक जा सको। अब भाग 10 में बताया हुआ है कि दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित कौन कर सकेगा, तो धारा 32 में बताया हुआ है कि धारा 31, 68 और 88 और 89 में वर्णित दशाओं को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन जो भी रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज है उनको निम्न व्यक्ति उपस्थित कर सकेंगे। पहला है तो उसे निष्पादित करने वाला व्यक्ति या फिर अगर उसके अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति।
या अगर वो डिग्री आदेश की प्रति है तो उस डिग्री आदेश के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसको प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा है ऐसे व्यक्ति का कोई प्रतिनिधि या फिर समनुदेशी थी। तो प्रतिनिधि तो कौन होता है? विधिक प्रतिनिधि जो कि उसका उत्तराधिकार वगैरह लेंगे। और समनुदेशी थी कौन होता है? अगर कोई भी ऋण वगैरह कोई राशि है जिसको आपको प्राप्त करनी है और आप उस राशि को प्राप्त करने के अधिकार को किसी और को किसी लिखित और रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा अगर किसी को ट्रांसफर कर देते हो तो उसको समनुदेशी कहते हैं अगले पक्षकार को। तो आपके पास कोई भी प्रतिफल वगैरह प्राप्त करने का अधिकार है और उसको आप किसी लिखित के द्वारा किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो आपका समनुदेशी हो जाता है। तो वो भी उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्री करवा सकता है। अब तीसरा है ऐसे व्यक्ति, उसके प्रतिनिधि या फिर उस समनुदेशी के अभिकर्ता द्वारा जो कि इसके पश्चात बताई हुई रीति से निष्पादित और अभिप्रमाणित मुक्तारनामे द्वारा समग्र रूप से प्राधिकृत हो। तो इन सब लोगों का कोई भी अभिकर्ता जो कि मुक्तारनामे द्वारा प्राधिकृत हो वो भी प्रस्तुत कर सकता है दस्तावेज को। अब ये धारा 32 का इसको 2001 द्वारा स्थापित किया गया था, 2001 अधिनियम संख्या 48। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी धारा 32 के अधीन रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में कोई भी दस्तावेज उपस्थित कर रहा है तो उस प्रत्येक व्यक्ति को उस दस्तावेज पर अपने पासपोर्ट आकार की फोटो लगानी होगी और अपना अंगुली छाप लगाना होगा उस दस्तावेज पर। और परंतु बताया है कि अगर कोई दस्तावेज स्थावर संपत्ति के स्वामित्व को अंतरण करने से संबंधित है तो उस दस्तावेज में वर्णित संपत्ति का प्रत्येक क्रेता और विक्रेता दोनों अपनी पासपोर्ट आकार की फोटो और अंगुली छाप भी दस्तावेज पर लगाएंगे। अब धारा 33 में बताया है कि धारा 32 के प्रयोजनों के लिए कौन से मुक्तारनामे मान्य होंगे। तो पहला तो यदि वो मुक्तारनामा निष्पादन करने के समय मालिक जो है मुक्तारनामा जो निष्पादित कर रहा है वो भारत में अगर किसी ऐसे भाग में निवास कर रहा है जहाँ पे इस अधिनियम प्रवर्तन में है तो वो उस जिले में जिसमें वो निवास कर रहा है उसके रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष मुक्तारनामे को निष्पादित करेगा और अधिप्रमाणित करेगा। और दूसरा, अगर मालिक उस समय भारत के किसी ऐसे अन्य भाग में है जिस पर कि इस अधिनियम का प्रवर्तन नहीं है तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष निष्पादित करेगा और अधिप्रमाणित करेगा मुक्तारनामे को। और तीसरा है यदि मालिक उस समय भारत में ही निवास नहीं कर रहा है तो वो किसी नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या भारतीय कौंसिल या फिर कौंसिल या केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित या फिर अधिप्रमाणित कर सकता है मुक्तारनामे को। इसके परंतु में बताया हुआ है कि क और ख में जो बताया हुआ है मुक्तारनामा को निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कार्यालय या फिर न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो कौन कौन से व्यक्ति जिनको कि उपस्थित नहीं होना पड़ेगा ऐसे कार्यालय न्यायालय में? तो वो व्यक्ति जिसका विकलांग शिथिलता के कारण जोखिम या फिर घोर असुविधा के बिना ऐसी हाजिरी होने में वो असमर्थ है। यदि कोई अंग शिथिल है जिसके कारण आपको वहाँ उपस्थित होने पर जोखिम या फिर घोर असुविधा होगी आपको। और दूसरा है अगर कैसा व्यक्ति है जो कि सिविल या फिर दांडिक आदेशिका के अधीन जेल में है। और तीसरा है कि उसको व्यक्ति ऐसा है जिसको न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से विधि द्वारा छूट प्राप्त है। जैसे कोई सेना का ऑफिसर वगैरह होता है तो उनको छूट प्राप्त होती है न्यायालय में उपस्थिति से। या कोई बच्चा या फिर ज़्यादा एज का व्यक्ति होता है तो उसको छूट मिलती है। इसके स्पष्टीकरण में वो भारत की परिभाषा बताई कि वो जो साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 28 में बताया हुआ भारत वही भारत में अभी विपरीत है। धारा 2 में बताया कि अगर रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार को ये समाधान हो जाता है कि वो जो मुक्तारनामा है ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा निष्पादित है तो वो पूर्वोक्त कार्यालय फिर न्यायालय में उसकी हाजिरी किए बिना भी उसको अनुप्रमाणित कर देगा। तो जहाँ ऊपर वाली सिचुएशन में बताया था ना उनको उसी उपसंजाति से मुक्ति प्राप्त है तो अगर रजिस्ट्रार को ये देख के लग रहा है कि हाँ वो मुक्तारनामा है स्वेच्छा से उसी मालिक ने निष्पादित किया है तो उसको अनुप्रमाणित कर देगा। अब धारा 3 में बताया हुआ है अगर उस रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट को डाउट है कि वो निष्पादन स्वेच्छा हुआ है या नहीं तो उस साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए या तो उस व्यक्ति के स्वयं घर जा सकता है या फिर उस जेल में जा सकता है जिसमें वो व्यक्ति प्रेरित है या फिर उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन भी निकाल सकता है। अब धारा 4 में बताया हुआ है कि इस धारा में वर्णित अगर कोई मुक्तारनामा है वो पेश किया जाता है तो वो अतिरिक्त सबूत के बिना भी पेश किया जा सकेगा। और अगर ये दर्शित किया हुआ है कि वो जो व्यक्ति है उसने न्यायालय के समक्ष उसको निष्पादित किया है अधिप्रमाणित किया है। जब ये दर्शित कर दिया जाता है कि इसमें वर्णित तरीके से उस व्यक्ति या फिर न्यायालय के समक्ष उसको निष्पादित या फिर अधिप्रमाणित कर लिया गया है किसी मुक्तारनामे को तो उसको बिना सबूत के भी पेश किया जा सकेगा। प्रथम दृष्टया उसको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसका एग्जीक्यूशन इस तरीके से कर दिया गया है तो। धारा 34 में बताया है कि रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर रजिस्ट्रीकरण से पूर्व क्या जांच करेगा। तो पहले एक में बताया है कि इस भाग और धारा 41, 41, 43, 45, 69, 75, 77, 88 और 89 में अंतर्विष्ट बंधों के अध्ययन लगी। इस भाग को ध्यान में रखना है और इन धाराओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी दस्तावेज को इस अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वो निष्पादित करने वाले या फिर उसके प्रतिनिधि उसके समनुदेशी या फिर पूर्वोक्त जैसे रूप में प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा धाराओं 23, 24, 25, 26 के अधीन उसे उपस्थापित करने के लिए अनुज्ञात समय के अंतर्गत रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के समक्ष संजात न हो। तो रजिस्ट्री करवानी है तो इन सब धाराओं को ध्यान में रखते हुए आपको रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के समक्ष या तो खुद या तो प्रतिनिधि के द्वारा न तो समनुदेशी या फिर अधिकर्ता के द्वारा अनुज्ञात समय के अंदर ऑफिस में उपसंजात होना पड़ेगा। परंतु बताया कि अगर किसी अर्जेंट आवश्यकता है फिर अपरिवर्जनीय घटना के कारण आप उपसंजात नहीं हो पा रहे हो और आपका विलंब जो है 4 माह से अधिक नहीं है तो रजिस्ट्रार ये निर्देश दे सकेगा कि वो आपको समुचित रजिस्ट्रेशन फीस के रकम के 10 गुने से अधिक के जुर्माने के साथ धारा 25 के अधीन संदेह जो फीस है उसका संदाय कर दो तो आपका दस्तावेज रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। रजिस्ट्रार ये निर्देश दे सकेगा आपको कि आप विलंब से अगर आपका विलंब 4 माह से ज़्यादा नहीं है तो जुर्माने के साथ अगर फीस दे देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। धारा 2 में बताया है कि धारा 1 के दिन अगर आप उपसंजात कर रहे हो तो वो एक समय भी हो सकती है फिर विभिन्न समय पर भी हो सकती है। क्योंकि अगर भिन्न लोगों द्वारा उसको निष्पादित करना है तो आपको उपसंजात करना है तो आप एक ही समय में कर दो या फिर समय अलग अलग भी हो सकते हैं। उदाहरण में बताया कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो क्या क्या जांच करेगा। तो ये पहली बात ये जांच करेगा कि वो जो दस्तावेज है उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित है जो कि उसका निष्पादन करना तात्पर्य किया हुआ दस्तावेज में। और दूसरा ये ध्यान रखेगा कि जो उस दस्तावेज को लेकर आया है उपसंजात हुआ है वो विघटन करने वाले दस्तावेज उन्होंने निष्पादित की है या फिर एक ही डॉक्यूमेंट की वो सिर्फ पार्टी उसकी क्रेता विक्रेता उसका विक्रेता वगैरह तो जो भी उपसंजात कर रहा है उन्होंने और वो अभिकलन कर रहे हैं कि उन्होंने वो दस्तावेज निष्पादित किया है तो उसको ये समाधान करना होगा कि व्यक्तियों की अनन्यता के बारे में उसको समाधान करना होगा कि उन्होंने उसका निष्पादन किया है। और तीसरा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिनिधि समनुदेशी थी या फिर अभिकर्ता के रूप में उपसंजात हुआ है तो उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको ऐसे उपसंजात होने का अधिकार है या नहीं। उदाहरण 4 में बताया कि उदाहरण 1 के जो परंतु केस के अंदर निर्देश देना है तो उसके लिए आवेदन आपको पहले रजिस्ट्रार के पास करना पड़ेगा और फिर वो उसको रजिस्ट्रार के पास भेज देगा कि 4 महीने से अगर आपका विलंब नहीं हुआ है तो आपको जो आवेदन करना पड़ेगा कि जो विलंब शुल्क देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए तो उसका जो निर्देश है वो रजिस्ट्रार देता है। तो आपको अगर आवेदन करना है तो आपको रजिस्ट्रार के पास देना पड़ेगा उस आवेदन को वो रजिस्ट्रार के पास भेज देगा। उदाहरण 5 में बताया है कि अगर इस धारा की कोई बात जो है डिग्री या फिर आदेशों की प्रतियों को लागू नहीं होती बल्कि ये धारा सिर्फ दस्तावेजों को रजिस्ट्रेशन करने वाले पे लागू होगी।
आधार 35 में बताया है कि लोग उपसंजात तो हो गए और अगर वो निष्पादन को स्वीकार कर रहे हैं या फिर उसको अस्वीकार कर रहे हैं तो क्या प्रक्रिया अपनी जाएगी। तो धारा 1 में बताया है कि अगर कोई दस्तावेज को निष्पादित करने वाले सब व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं और खुद ही उपस्थित हो रहे हैं और वो रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर उसको स्वयं या तो जानता है या फिर अन्यथा समाधान करवा देते हैं वे लोग कि व्यक्ति वही है जो कि जिन्होंने वो दस्तावेज निष्पादित किया है और वो उस दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार कर लेते हैं। अथवा अगर कोई व्यक्ति जो प्रतिनिधि समुपदेशित या फिर अभिकर्ता के रूप में उपसंजात हुआ है और ये लोग उस दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार कर लेते हैं, अथवा वो दस्तावेज जो है उसको निष्पादन करने वाला व्यक्ति मर गया है तो उसका प्रतिनिधि या फिर समुपदेशित ऑफिसर के समक्ष उपसंजात होते हैं और ये दोनों उसके निष्पादन को स्वीकार कर लेते हैं, तो रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर धारा 58 से धारा 61 तक की धाराओं के अधीन उसको दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण कर लेगा। तो यहाँ तो क्या है, जिसने भी उसका निष्पादन किया है और उपसंजात हुए हैं वो उस दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार कर रहे हैं तो वो रजिस्ट्रीकरण कर लेगा। उधर दोनों बताया कि अगर रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को ये समाधान करना है कि जो व्यक्ति उपसंजात हुआ है वो वही व्यक्ति है या नहीं, जो अपने आप को विदेशित कर रहा है या फिर अन्य किसी प्रयोजन के लिए उसको उस व्यक्ति की परीक्षा करने का अधिकार होगा, तो ऑफिसर जो है उस व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है। उदाहरण 3 में बताया कि अगर पहला तो यदि जो व्यक्ति दस्तावेज को निष्पादित होना तात्पर्य है वो उस निष्पादन को प्रत्याख्यान कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि मैंने इसको निष्पादित नहीं कर रहा है, या फिर दूसरा है कि अगर रजिस्ट्रार को वो व्यक्ति जो है अप्राप्तव्य जड़ या फिर पागल प्रतीत हो रहा है, या फिर तीसरा है कि वो व्यक्ति जिसके द्वारा निष्पादन होना तात्पर्य है वो मर गया है, उसका प्रतिनिधि या फिर उसका समुपदेशी जो है उस निष्पादन को प्रत्याख्यान कर रहे हैं कि ये जो प्रतिनिधि और समुपदेशी है वो मना करे कि वो उस व्यक्ति ने उसका निष्पादन नहीं किया है, तो रजिस्ट्रार जो है उस ऐसे जो व्यक्तियों से संबंधित दस्तावेज है उसको रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर सकता है। अब अंत में बताया कि अगर वो ऑफिसर रजिस्ट्रार है, ऊपर तो क्या बात हो रही है रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर में, क्योंकि रजिस्ट्रार की बात हो रही है यहाँ पे, अगर वो ऑफिसर परंतु में बताया कि अगर ऑफिसर रजिस्ट्रार है तो वो भाग 12 में भी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। उसके एक और परंतु में बताया कि राज्य सरकार जो है अधिसूचना द्वारा ये भी घोषित कर सकती है कि कोई दस्तावेज है जिसका कि निष्पादन प्रत्याख्यान किया जा रहा है तो उस अधिसूचना में जो नामित रजिस्ट्रार है वो इस सुधार के प्रयोजनों के लिए भाग 12 इस सुधार और भाग 12 के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार समझा जाएगा। मतलब कि अधिसूचना में वो किसी रजिस्ट्रार को ये भी सक्षम बना सकती है कि वो भाग 12 में जो बताई प्रक्रिया है उसको अपना ले और वो रजिस्ट्रार समझा जाए, क्योंकि यहाँ तो बस रजिस्ट्रार को बताया हुआ है कि उसको भाग 12 की प्रक्रिया अपनानी है, लेकिन राष्ट्रपति में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार रजिस्ट्रार को भी सशक्त कर सकती है कि वो भाग 12 वाली प्रक्रिया अपनाए। भाग 7 में बताया हुआ है कि निष्पादी या फिर साक्षियों को उपसंजाति की प्रवर्तित करवाने के विषय में, मतलब कि अगर किसी भी साक्षी या निष्पादित को बुलाना है कार्यालय में तो उसको कैसे बुलाया जाएगा। धारा 36 में बताया हुआ है कि जहाँ की कोई निष्पादी या फिर साक्षी की उपसंजाति वांछनीय है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। रजिस्ट्रीकरण का के लिए कोई दस्तावेज को उपस्थापित करता है और व्यक्ति जो उपस्थापित कर रहा है, या तो वो जो व्यक्ति दस्तावेज लाए वो वांछा कर रहा है या फिर वो दस्तावेज उपस्थापित किया गया है उसमें कोई भी दावा करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी वांछा कर रहा है कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति या फिर परिसाक्ष्य ऐसे दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक है, तो रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर क्या करेगा, स्वविवेक में एक निवेदन किसी ऑफिसर को या फिर न्यायालय को जो कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ये अपेक्षा करने के लिए एक निवेदन करेगा कि वो समन निकाले ऐसे व्यक्ति के लिए और उसको रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या फिर प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा उस समय समन में वर्णित अंकित समय में उपसंजात होने का एक समन निकलवाने का निवेदन कर लेगा। अब धारा 36 में बताया है कि जो ऑफिसर या न्यायालय जिसको समन के लिए निवेदन किया गया है वो मामले में संदेह चपरासी की जो फीस है उसको दे दी जाती है तो समन निकालेगा और उसकी तामील उस व्यक्ति पर करवाएगा जिसकी उपसंजाति अपेक्षित है। अब धारा 38 में बताया है कि अगर वो व्यक्ति जिसकी उपसंजाति की जानी है वो ऐसा व्यक्ति है जो अंग क्षेत्रीय के कारण जोखिम या फिर घोर असुविधा के बिना रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाएगा, या फिर सिविल या दंडिक आदेशिका के दिन जेल में है, या फिर उसको न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से किसी विधि के अधीन छूट प्राप्त हो रखी है, तो उसके लिए ऐसे उपसंजात होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। धारा 2 में बताया है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करेगा, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर खुद जाएगा और उनके घर पे या फिर जेल में उनकी परीक्षा करेगा या फिर उनकी परीक्षा के लिए कमीशन निकालेगा। अब धारा 39 में बताया है कि सिविल न्यायालयों के समक्ष जो भी वादों में समान कमीशन या फिर साक्ष्यों की हाजिरी के लिए उपबंध है वो इस समान कमीशन या फिर उपसंजात होने के लिए सम्मानित व्यक्ति को लागू होंगे। अब भाग 8 इसमें विलोप और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों को जो उपस्थापित करने के विषय में प्रावधान किए हुए हैं। तो धारा 43 में बताया हुआ है कि धारा 1 में तो बताया हुआ है कि अगर कोई भी वसीयत करता है या फिर उसकी मृत्यु के पश्चात उस विल के अधीन जो भी निष्पादक है या फिर अन्यथा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसको रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थापित कर सकता है। और दूसरे में बताया हुआ है कि अगर कोई दत्तक प्राधिकार है तो उसको या तो दाता जिसने दत्तक दिया है या फिर उसकी मृत्यु के पश्चात उस प्राधिकार का आदाता जिसको प्राधिकार मिला है या फिर जो दत्तक पुत्र है वो खुद उस रजिस्ट्रीकरण करने के लिए उपस्थापित कर सकता है। अब धारा 41 में बताया हुआ है कि धारा 1 में बताया हुआ है कि अगर वसीयत करता है या फिर दाता दत्तक के संबंध में दाता और वसीयत अगर रजिस्ट्रीकरण के लिए उसको उपस्थित खुद कर रहे हैं तो उस विल या फिर दत्तक ग्रहण प्राधिकार को अन्य दस्तावेजों की तरह ही रजिस्ट्रीकरण कर दिया जाएगा। धारा 2 में बताया हुआ है कि अगर उस विल या फिर दत्तक ग्रहण प्राधिकार को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थापित किया जाता है तो ऑफिसर को समाधान करना होगा कि वो विल या फिर प्राधिकार जो है वसीयतकर्ता या फिर दाता द्वारा ही निष्पादित की गई है, और दूसरा कि वो वसीयतकर्ता या दाता मर चुका है, और तीसरा है कि वो जो विल या फिर प्राधिकार को उपस्थापित करने वाला व्यक्ति है उसको उपस्थापित करने के लिए धारा 40 के अधीन वो हकदार है। अब भाग 9 है कि किसी विल को निक्षेप करना है रजिस्ट्रार के तो वो कैसे किया जाएगा। तो धारा 42 में बताया है कि कोई भी वसीयत करता अपनी विल को मुद्राबंद लिफाफे में और उस लिफाफे पर अपना और अपने अभिकर्ता का, अगर कोई अभिकर्ता है तो उसका नाम और दस्तावेज की प्रकृति या कथन लिखकर किसी भी रजिस्ट्रार के पास या तो स्वयं या फिर अभिकर्ता के द्वारा निक्षिप्त कर सकेगा। तो ये विल कहाँ पेश करनी है, रजिस्ट्रार के पास। अब धारा 43 में बताया हुआ है कि जो रजिस्ट्रार है वो क्या प्रक्रिया अपनाएगा। तो जैसे उसको लिफाफा प्राप्त होता है और वो उसको समाधान हो जाता है कि वो निक्षेप करने के लिए स्थापित करने वाले व्यक्ति जो है वो वसीयत करता है या फिर उसका अभिकर्ता है, तो क्या करेगा, वो संख्यांक 5 वाली अपनी रजिस्ट्रेशन पुस्तक में वो जो पूर्वोक्त उपलेख है उस पर चढ़ा लेगा। मतलब कि जो भी उस लिफाफे पर लिखा हुआ लेख है उसको उस रजिस्टर में जो कि संख्या 5 का रजिस्टर उसका उस पर चढ़ा लेगा, और उस पुस्तक में और उस लिफाफे पर उसके स्थापित करने और प्राप्त करने का वर्ष, मास, दिन और समय और उन व्यक्तियों का नाम जो कि वसीयत करता है फिर अभिकर्ता को अनन्यता प्रमाणित करने के उन व्यक्तियों का नाम जो कि इनको पहचान सके, और ऐसी कोई अगर मुद्रा उस लिफाफे पर लगी हुई है तो उसकी उसकी जो उस पाठ्य अंतरालेखन की टिप्पणी कर लेगा। मतलब कि वो पुस्तक में और उस लिफाफे पर ये सब चीज़ें लिख लेगा कि कब वो प्राप्त हुआ, दिन, मास, समय, और कोई पहचान करने वाले व्यक्तियों का नाम वसीयत करता है फिर अभिकर्ता को, और उस लिफाफे पर जो मुद्रा लगी हुई है तो उस मुद्रा पर जो भी सुपाठ्य अंतरालेख है जो भी लिखा हुआ है उसकी भी टिप्पणी उस पर कर लेगा।
और फिर धारा 2 में बताया हुआ है कि उस लिफाफे को वो अग्निशः पेटी में रख लेगा। अब धारा 44 में बताया हुआ है कि अगर वसीयतकर्ता जो है जिसने वो लिफाफा निक्षिप्त किया है वो उसका प्रत्यारोपण करना चाहता है तो उस रजिस्ट्रार से जो कि जिसने उसका निक्षेप किया है या तो वो स्वयं उसके पास जाके या फिर किसी अभिकर्ता के माध्यम से आवेदन करेगा, और अगर रजिस्ट्रार को समाधान हो जाता है कि आवेदक वास्तव में वो वसीयत करता है फिर उसका अभिकर्ता है तो उस लिफाफे को उसको प्रदत्त कर देगा। अब धारा 45 में बताया हुआ है कि जब वो वसीयत करता है जिसने कि लिफाफे को धारा 42 के अंदर निक्षिप्त किया था उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु पर रजिस्ट्रार से ये आवेदन किया जाता है कि वो उस लिफाफे को खोला जाए, तो रजिस्ट्रार जब उसका समाधान हो जाएगा उसे करता की मृत्यु हो गई है तो वो आवेदक की उपस्थिति में लिफाफे को खोलेगा और उसकी जो अंतर वस्तु है उसकी नकल आवेदक के व्यय पर अपनी पुस्तक संख्या 3 में करवा देगा। और उधर 2 में बताया हुआ है कि अगर जब इसे नकल कर ली जाएगी तो रजिस्ट्रार उस मूल बिल को वापस निक्षिप्त करेगा अपने पास। मतलब यहाँ बस ये प्रावधान है कि उस बिल को खोल कर देखना है, तो वो आवेदन प्राप्त होगा तो उसको खुलवा लेगा और उसका जो नकल होगी वो अपनी संख्या 3 वाली पुस्तक में भी करेगा और उसको वापस अपने पास निक्षिप्त कर लेगा। धारा 46 में बताया हुआ है कि इसमें पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 की धारा 259, प्रोबेट एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1881 की धारा 81 के बंदों पर और विल को आदेश द्वारा पेश करने की किसी न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ये उपबंध। उदाहरण में बताया हुआ है कि अगर ऐसा कोई आदेश किया जाता है कि इन एक्टों में या फिर न्यायालय द्वारा उसको मतलब उस बिल को प्रस्तुत करने का आदेश किया जा रहा है, तो अगर उस बिल की नकल धारा 45 के दिन पहले ही नहीं कर दी गई है तो रजिस्ट्रार जो है लिफाफे को खोलेगा और संख्या 3 वाली पुस्तक में उस बिल की नकल करवाएगा और ऐसी प्रति पर ये भी टिप्पणी कराएगा कि जो मूल है वो पूर्वोक्त आदेश अनुसार में न्यायालय में भेज दिया गया है। धारा 45 में अगर कोई दूसरा आके आवेदन करता है तो ये सब चीज़ें पहले कर ली होगी और मान लो ऐसा नहीं किया है और धारा 46 में कोई न्यायालय वगैरह उस दस्तावेज को मंगा रहा है तो उस दस्तावेज को देने से पहले जो रजिस्ट्रार है संख्या 3 वाली पुस्तक में उसकी नकल करवा लेगा और उसकी जो प्रति उस पर टिप्पणी कर देगा कि मूल को न्यायालय में भेज दिया गया है, क्योंकि उसको मूल धारा 45 के अनुसार तो अपने पास निश्चित करना है, अगर न्यायालय में भेज दिया तो उसको टिप्पणी करनी पड़ेगी उस प्रति पर। अब भाग 10 इसमें बताया हुआ है कि रजिस्ट्रीकरण के परिणाम क्या क्या होंगे। तो धारा 47 में बताया हुआ है कि वह समय जिससे कि कोई रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है प्रवर्तित होगा। तो इसमें बताया हुआ है कि कोई भी दस्तावेज उस समय से प्रवर्तित होगा जिससे कि अगर वो रजिस्ट्रीकृत नहीं भी होता तो भी वो प्रवर्तित उसका प्रारंभ हुआ होता। जैसे कि रजिस्ट्रीकरण करवाना तो बस एक एविडेंस है कि हाँ कोई चीज़ रजिस्टर्ड है तो दो लोगों के बीच में वो एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन उससे उस दस्तावेज के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट किस डेट से किया है तो वो प्रवर्तन उस दस्तावेज का जो भी आपका एग्रीमेंट है उसके अंदर उस हिसाब से होगा। रजिस्ट्रेशन बस उसका प्रूफ है। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने रजिस्टर्ड करवाया है वो डॉक्यूमेंट उसी दिन से वो प्रवर्तन में है। धारा 48 में बताया हुआ है कि अगर कोई रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है वो कब मौखिक करारों के मुकाबले में प्रभावशील होगा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होगा उससे। तो अगर कोई भी निर्वसित दस्तावेज है जो कि इस अधिनियम के अधीन समय रूप से रजिस्ट्रीकृत हो गया है और उससे किसी संपत्ति का चाहे वो जंगम हो या फिर स्थावर संपत्ति उससे संबंधित है वो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज, और उसी संपत्ति से संबंधित कोई भी अगर मौखिक करार या फिर घोषणा की जा रही है तो वो उस मौखिक करार या घोषणा से प्रभावशील होगा वो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज। तो ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि मान लो मैंने किसी को कोई संपत्ति बेची है रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के माध्यम से, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया मैंने और वही संपत्ति में बाद में किसी को मौखिक करार से या फिर अन्य किसी घोषणा से दूसरे व्यक्ति को बेच देती हूँ, तो क्या प्रभावी रहेगा? ये जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज का ट्रांजेक्शन है ना वो ज़्यादा अधिभावी रहेगा उस करार मौखिक करार पे। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर आपने वो जो मौखिक करार या घोषणा की है उसके अनुसरण में संपत्ति का कब्जे का भी परिधान कर दिया गया है और ऐसा मौखिक करार और कब्जे का परिधान उस समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन विधिमान यंत्रण गठित कर रहा है, मतलब कि जिस विधि के अनुसार होना चाहिए, मतलब कि मैंने मौखिक करार करके किसी को कब्जा प्रदत्त कर दिया और सामने वाले ने सद्भावना से उसको प्रतिफल देके खरीद लिया, विधि मान्य है ना, ये अंतरण विधि के अनुसार है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार है, तो सामने वाले की कोई गलती नहीं है, तो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज अधिभावी होगा या फिर ये करार। तो ये धारा ये कह रही है कि अगर आपने मौखिक करार घोषणा के साथ अगर संपत्ति के कब्जे का भी अंतरण कर दिया गया है और प्रवर्तित विधि के अधीन विधिमान यंत्रण गठित हो रहा है तो वो अधिभावी रहेगा। लेकिन जनरल प्रिंसिपल क्या है कि अगर रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो ज़्यादा अधिभावी रहेगा आपके मौखिक करार घोषणा से। इसके परंतु में एक और एक्सेप्शन बताया हुआ है कि जब संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 के तहत कोई हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक किया जा रहा है, मतलब कि एक बंधक आपने किया है उसके जो टाइटल डीड है उसको आपने सामने वाले को दे दिया है और एक दूसरा बंधक आपने किया है रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के द्वारा बंधक विलेख बनाकर उसी संपत्ति से संबंधित, तो प्रभावशील कौन रहेगा? तो वो हक विलेख द्वारा निक्षेप जो किया है ना बंधक वो प्रभावशील रहेगा। धारा 49 में बताया हुआ है कि अगर कोई रजिस्ट्रीकरण करवाना अपेक्षित है दस्तावेज और वो रजिस्ट्रीकरण रह जाता है तो उसका क्या परिणाम रहेगा। तो कोई भी दस्तावेज जो कि धारा 17 के द्वारा या फिर संपत्ति अंतरण अधिनियम में ये उपबंध है कि उसका रजिस्ट्रीकृत किया जाना आवश्यक है, जब तक उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं हो जाता तब तक उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर दस्तावेज का कोई प्रभाव नहीं होगा और जब तक ग्रहण का कोई शक्ति वो दस्तावेज प्रदान नहीं करेगा किसी भी को भी। और तीसरा है कि वो संपत्ति पर प्रभाव डालने वाली या किसी शक्ति को प्रदत्त करने वाली किसी भी व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाएगा। तो जहाँ 17 में बताया हुआ है कि अपेक्षित है उस दस्तावेज को रजिस्ट्रेट करवाना, तो जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक ना तो संपत्ति पर कोई प्रभाव पड़ेगा उस दस्तावेज से, ना तो आपको दत्तक ग्रहण की कोई शक्ति मिलेगी और ना ही संपत्ति पर प्रभाव और दत्तक ग्रहण की शक्ति के व्यवहार के साक्ष्य के रूप में आप उसको प्रस्तुत कर सकते हो। लेकिन परंतु में बताया हुआ है कि अगर वो जो दस्तावेज है स्थावर संपत्ति पर प्रभाव डालने वाला है और इस अधिनियम में फिर संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित है तो भी वो रजिस्ट्रीकृत है तो भी वो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अधीन विनिर्दिष्ट पालन का कोई बात आप डाल रहे हो संविदा के साक्ष्य के लिए आप उसको प्रस्तुत कर सकते हो। जो स्थावर संपत्ति का कोई दस्तावेज है और वह रजिस्ट्रीकृत है तो आप उसको स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर विनिर्दिष्ट पालन करवानी आपको संविदा तो उसके साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हो, या फिर उससे संपार्श्विक कोई संव्यवहार है उसके साक्ष्य के तौर पर भी जो कि रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाना अपेक्षित ना हो, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट में आपने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया है जिसका एक का तो रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिवार्य है लेकिन उसके साथ में ही कोई दूसरी संविदा भी जुड़ी हुई है जो कि उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं, तो उसका साक्ष्य रूप में आपको पेश कर सकते हो। और धारा 50 में बताया हुआ है कि कोई भी जो दस्तावेज है धारा 17 की उपधारा 1 के खंड क ख ग घ या फिर धारा 18 के खंड क और ख, ये दोनों धारा के बताती 17 की उपधारा 1 में तो बताया हुआ है कि इनका रजिस्ट्रेशन कराना अपेक्षित है ही, और 18 में बताया हुआ है कि इनका वैकल्पिक है, मतलब चाहो तो कराओ चाहो तो ना कराओ। तो ऐसे दस्तावेज अगर वो रजिस्ट्रेट करा लिए जाते हैं तो उसमें समाविष्ट संपत्ति के बारे में उसी संपत्ति से संबंधित अगर कोई भी अरजिस्ट्रेटेड दस्तावेज पेश किया जाता है तो उसके मुकाबले में रजिस्ट्रेटेड दस्तावेज जो है वो प्रभावी होगा। लेकिन वो जो अन्य दस्तावेज है वो डिग्री या फिर आदेश नहीं होना चाहिए, कोई डिग्री या फिर आदेश के अलावा और कोई भी अरजिस्ट्रेटेड दस्तावेज है तो वो उस पर रजिस्ट्रेटेड दस्तावेज प्रभावी होगा, मतलब रजिस्ट्रेटेड दस्तावेज को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी उससे।
चाहे वो रजिस्ट्री का दस्तावेज जो है उसी प्रकृति का हो या ना हो, जैसा कि रजिस्ट्री का दस्तावेज है, मतलब संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन जो चाहे रजिस्ट्री का दस्तावेज की तरह हो या ना हो, तो भी रजिस्ट्री का दस्तावेज में जो लिखा हुआ है वो अधिभावी होगा। उपधारा 2 में बताया है कि उपधारा 1 की कोई भी बात 17 की उपधारा 1 के परंतु में जो छूट प्राप्त पट्टे हैं उस पर, और उपधारा 2 में बताए हुए दस्तावेजों का अगर आप रजिस्ट्रीकरण करवा लेते हो तो उस पर लागू नहीं होगा। तो ये दोनों कौन से हैं जिनका उस अधिनियम में कहा हुआ है कि इनका रजिस्ट्रीकरण कराना अपेक्षित है ही नहीं। तो भी आप इसका रजिस्ट्रीकरण करवा लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा दस्तावेज है वो रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा ले रहे हो तो वो अधिभावी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी ये माना जाएगा कि वो रजिस्ट्रीकृत नहीं है। आप उसको अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेट करवा भी ले रहे हो तो भी वो अधिभावी नहीं होगा। अब स्पष्टीकरण में बस ये बताया हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कब कि इस रजिस्ट्रेशन एक्ट से पहले भी दूसरे रजिस्ट्रेशन एक्ट से, तो रजिस्ट्रीकरण से वही तात्पर्य है जो कि उन अधिनियमों के अधीन अगर कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत नहीं करवाया गया है तो, और अगर 1871 के बाद की जुलाई के प्रथम दिन के बाद अगर कोई भी दस्तावेज निष्पादित है तो रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1871, 1877 और या फिर इस अधिनियम के अधीन अगर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हो तो वो रजिस्ट्रीकरण समझा जाएगा। ऐसा बताया है कि इसको कितना रेलेवेंस है नहीं कि जब जो अधिनियम लागू है उसके अधीन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हो तो वो रजिस्ट्रीकरण समझा जाएगा। अब भाग 11 में बताया हुआ है कि रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसरों के कर्तव्य शक्तियाँ क्या क्या होंगी। तो इसके क में बताया हुआ है कि रजिस्ट्री की कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाएगी कार्यालयों में। तो धारा 51 में कि विभिन्न कार्यालयों में निम्न पुस्तकें रखी जाएगी। पहला है सब रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में क्या रखा जाएगा, तो 4 पुस्तकें रखी जाएगी। तो पहली पुस्तक होगी जो कि स्थावर संपत्ति से संबंधित निर्वसितीय दस्तावेज का जो रजिस्टर होगा। दूसरा होगी रजिस्ट्रीकरण से जो इनकार किया जा रहा है उनके कारणों को अभिलेख करने के लिए पुस्तक है। और तीसरी है विलो और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों का रजिस्ट्रीकरण। तो यहाँ पे हर जगह दत्तक ग्रहण प्राधिकार का मतलब क्या है, दत्तक का विलेख नहीं है, वो है अगर कोई पति अपनी पत्नी को दत्तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकार दे रहा है तो उसको वो लिखत द्वारा करना पड़ता है, उसको रजिस्ट्रीकरण करवाना पड़ता है। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे हर जगह दत्तक ग्रहण प्राधिकार की जो भी सेक्टर में हो रही है। और चौथा है किस कोई भी प्रक्रिया रजिस्टर इसमें मिसलिनियस चीज़ें लिखी जा सकती है। अब हमें बताया हुआ है कि रजिस्ट्रारों के कार्यालय में कौन कौन रजिस्टर रखा जाएगा। तो वहाँ पुस्तक 5 रखी जाती है जिसमें बिलों के निक्षेप का रजिस्टर होता है कि जो बिल होती है उनको उस कार्यालय में रखा जाता है तो उनका रजिस्टर होता है। धारा 1 में बताया हुआ 2 में बताया हुआ है कि कोई पुस्तक 1 जो है उसमें धारा 17, 18 और 89 के अधीन जो भी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज या ज्ञापन है जो कि स्थावर संपत्ति से संबंधित है और विल नहीं है चढ़ाई या फाइल की जाएगी। तो पुस्तक 1 में क्या क्या चढ़ाया जाएगा ये बताया हुआ है। और धारा 3 में बताया कि पुस्तक 4 में 18 धारा 18 के खंड घ और च के अधीन जो भी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है जो कि स्थावर संपत्ति से संबंधित नहीं है वो चढ़ाए जाएंगे। धारा 4 में बताया हुआ है कि अगर कोई भी रजिस्ट्रार का कार्यालय उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में सम्मिलित कर लिया जाता है तो इस धारा का ये मतलब नहीं होगा कि अब जो पुस्तकें हैं वो भी एक से अधिक संवर्ग में रखी जाएगी, मतलब कि जिस कार्यालय में जो पुस्तकें होनी चाहिए उतनी रखी जाएगी अगर उनका सम्मिलन भी हो जाता है तो भी। तो रजिस्ट्रार के कार्यालय में 4 और रजिस्ट्रार के कार्यालय में 5 पुस्तकें रखी जाती है। तो रजिस्ट्रार के कार्यालय में किसी रजिस्ट्रार का सम्मिलन हो गया मतलब ये नहीं कि 5 पुस्तकें अलग अलग 2 वर्गों में रखनी चाहिए, जिसमें जो पुस्तकें हैं वो वैसी रहेगी। अब धारा 52 में बताया हुआ है कि जब रजिस्ट्रार के पास कोई दस्तावेज आएगा तो उसको क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो पहला कर्तव्य है कि वो धारा 1 में बताया हुआ है कि पहला दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किया जाने की जो तारीख है, समय और स्थान लिखना होगा। और धारा 32 के अधीन लगाए गए उस पर फोटो, चित्र और अंगुली छाप उसे उपस्थापित करने वाले हर व्यक्ति के हस्ताक्षर ऐसी हर दस्तावेज पर उसके उपस्थापित किए जाने के समय प्रश्नांकित किए जाएंगे। तो उस दस्तावेज पर उसको स्थापित करने की तारीख, समय, स्थान, फोटो, चित्र, अंगुली छाप और जो उपस्थापित कर रहा है उसका हस्ताक्षर उस पर प्रश्नांकित किया जाएगा। और दूसरा है कि उस दस्तावेज के लिए जो रसीद होगी रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर उसे उपस्थापित जो कर रहा है उस व्यक्ति को देगा। और तीसरा है कि जब धारा 62 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जब हर दस्तावेज की रजिस्ट्रीकरण के लिए उसको ग्रहण कर लिया जा रहा है तो एक नकल उसके लिए विनियोजित पुस्तक में उसके ग्रहण के क्रमानुसार अनावश्यक विलंब के बिना की जाएगी, मतलब कि जो दस्तावेज उसकी नकल उसके लिए विनियोजित पुस्तक में ग्रहण की जाएगी और उसका क्रमानुसार भी लगाया जाएगा, मतलब कि किस नंबर पर वो प्राप्त हुई है। उदाहरण 2 में बताया कि ऐसी पुस्तक जो कि इसमें की ये नकल लगाई जा रही है ऐसे अंतरालों पर रसीद रीति से जो कि महानिरीक्षक समय समय पर वेट कर दे, इस पुस्तकों को अधिक प्रमाणीकृत भी किया जाएगा। अब धारा 53 में बताया कि हर पुस्तक में जो प्रविष्टि की जाएगी वो क्रमवार श्रेणियों में संख्याकित की जाएगी और जो हर श्रेणी है वो वर्ष के साथ प्रारंभ और समाप्त होगी और नई श्रेणी हर वर्ष शुरू होगी, मतलब कि ये जो पुस्तकों में प्रविष्टि सारी की जाएंगी वो 2015 में पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे क्रमवार होंगी और जैसे साल खत्म हो जाएगा तब से वापस नया क्रम शुरू हो जाएगा। अब धारा 54 में बताया है कि पुस्तकों में जो प्रविष्टि होती जा रही है, नकली होती जा रही है वो तो अलग है। और हर कार्यालय में जब जहाँ पर भी तो हर कार्यालय में इसमें पूर्व बताया हुआ किसी भी पुस्तक को अगर रखा जा रहा है तो उस पुस्तकों के अंतर वस्तु की एक चालू अनुक्रमणिका भी तैयार की जाएगी और उस अनुक्रमणिका में जो प्रविष्टियाँ होगी वो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के द्वारा उस दस्तावेज की जिससे वो प्रविष्टि संबंधित है नकल कर लेने और ज्ञापन फाइल कर लेने के अवधि पश्चात की जाएगी। लेकिन पुस्तक में एंट्रिया तो हो गई, अब इसकी एक चालू अनुक्रमणिका अलग रखी जाएगी, उसमें भी लिखा जाएगा कि हाँ इस पुस्तक में कौन कौन सी प्रविष्टि हो गई, किस क्रम से हो रही है, तो एक और अनुक्रमणिका भी रखी जाएगी पुस्तकों के लिए। अब धारा 55 में बताया हुआ है कि जो अनुक्रमणिका है वो कैसे रखी जाएगी, कितनी रखी जाएगी और उसमें क्या क्या लिखा होगा। तो 4 ऐसी अनुक्रमणिकाएं सभी रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों में तैयार की जाएगी जिनका नाम क्रमशः अनुक्रमणिका संख्या 1, 2, 3, 4 होगा। और धारा 2 में बताया कि अनुक्रमणिका संख्या 1 में क्या लिखा जाएगा। तो पुस्तक संख्या 1 में जो चढ़ाई हुई दस्तावेज या फाइल किए विज्ञापन है उसको निष्पादित करने वाले सब व्यक्तियों और ऐसे दस्तावेज ज्ञापन के अधीन दावा करने वाले सब व्यक्तियों का नाम और अधिवर्णन इसमें लिखा जाएगा, जब उनका पता वगैरह अधिवर्णन। अब उदाहरण 3 में बताया कि अनुक्रमणिका संख्या 2 में क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे दस्तावेज ज्ञापन जिनका संबंध धारा 21 में वर्णित ऐसी विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होंगी उसमें जो कि महानिरीक्षक समय समय पर निर्देश दे। तो धारा 21 में क्या बताया हुआ जैसे कि किसी भी संपत्ति का जो मानचित्र वगैरह है तो किसी भी दस्तावेज ज्ञापन से संबंधित उसका मानचित्र वगैरह की वो विशिष्ट जो कि महानिरीक्षक बताए वो उस अनुक्रमणिका 2 में लिखा जाएगा। उदाहरण 4 में बताया कि अनुक्रमणिका संख्या 3 में क्या लिखा जाएगा। पुस्तक संख्या 3 में जो भी चढ़ाई हुई विल और प्राधिकार है उनको निष्पादित करने वाले सब व्यक्तियों और उसके अधीन नियुक्त क्रमशः निष्पादक और व्यक्तियों के नाम और अधिवर्णन और वसीयत करता है या फिर दाता की मृत्यु के पश्चात उसके दिन दावा करने वाले सब व्यक्तियों के नाम और विवरण उसमें अंतर्विष्ट होंगे। धारा 5 में बताया कि अनुक्रमणिका संख्या 4 में पुस्तक संख्या 4 में चढ़ाई हुई हर दस्तावेज को निष्पादित करने वाले सब व्यक्ति के नाम और उसके अधीन दावा करने वाले सब व्यक्तियों के नाम और विवरण अंतर्विष्ट होगा। और धारा 6 में बताया कि हर अनुक्रमणिका में और अन्य ऐसी विशिष्टियाँ भी हो सकती है जो कि महानिरीक्षक समय समय पर निर्दिष्ट करे। धारा 56 संशोधन अधिनियम 1929 की धारा 2 द्वारा निर्देशित है। धारा 57 में बताया हुआ है कि जो पुस्तक और अनुक्रमण क्या है उसकी प्रतियाँ लेने का हक होगा लोगों को। तो धारा 1 में बताया हुआ है कि इस निमित्त संदेह फीस का पूर्व संदाय कर देने पर
पुस्तक संख्या 1 और 2 पुस्तक संख्या 1 से संबंधित जो अनुक्रमणिका है ऐसे व्यक्ति द्वारा सब समय पर निरीक्षण के लिए खुली रहेगी अगर वो निरीक्षण के लिए आवेदन करे और धारा 62 के उपबंधों के अधीन उस पुस्तक में जो भी प्रविष्टियाँ है उनकी प्रतियाँ आवेदन करने वाले सब व्यक्तियों को दी जाएगी। धारा 2 में बताया हुआ है कि जो पुस्तक संख्या 3 है और उसकी जो अनुक्रमणिका है उनकी प्रविष्टियों की प्रतियाँ उस दस्तावेज को जिससे कि वो प्रविष्टि संबंधित है निष्पादन करने वाले व्यक्ति या फिर उसके अभिकर्ता और मान लो कि निष्पादकों की मृत्यु हो गई है तो ऐसी प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी। तो पुस्तक 3 किससे संबंधित है? विल और दत्तक के प्राधिकार से संबंधित है। धारा 3 में बताया कि उपबंध के अधीन रहते हुए पुस्तक संख्या 4 के भी जो और उसकी अनुक्रमणिका है उसकी प्रविष्टियों की प्रति निष्पादित करने वाले या फिर उससे व्युत्पन्न अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को या फिर उसके अभिकर्ता को या प्रतिनिधि को दे दी जाएगी। धारा 4 में बताया कि पुस्तक संख्या 3 और 4 की प्रविष्टियों के लिए अगर इस धारा के अधीन कोई भी तलाशी ली जानी है तो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा ली जाएगी। और धारा 5 में बताया हुआ है कि इस धारा के अधीन जो प्रतियाँ दी जाएगी वो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित की जाएगी और जो मूल दस्तावेज है उसकी अंतर्दृष्टि को साबित करने के लिए ग्राह्य होगी। अब धारा 58 में बताया हुआ है कि जब रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई भी दस्तावेज ग्रहित कर लिया जाता है तो दस्तावेज पर क्या क्या प्रश्नांकित करेगा रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर। रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रहित दस्तावेज पर जो कि डिक्री आदेश न हो, आदेश की प्रति से भिन्न हो और धारा 89 के अधीन भेजी गई कोई प्रति न हो, इसके अलावा सब दस्तावेज पर निम्नलिखित प्रश्नांकित किया जाएगा विशिष्टियों को। तो पहला है दस्तावेज को निष्पादन करने वाले की स्वीकृति करने वाला हर व्यक्ति, उसका हस्ताक्षर और उसका विवरण उस पर प्रश्नांकित होगा। दस्तावेज का जिसने भी निष्पादन किया है उस निष्पादन को स्वीकृत करने वाला हर व्यक्ति और अगर उस निष्पादन को किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि समनुदेशी या फिर अभिकर्ता द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है तो उसका प्रतिनिधि समनुदेशी या फिर अभिकर्ता उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसका विवरण लिखा जाएगा उस दस्तावेज पर। और दूसरा है कि ऐसे दस्तावेज की उस दस्तावेज से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों के दिन किसी भी व्यक्ति को अगर परीक्षित करा जा रहा है तो उस व्यक्ति के हस्ताक्षर उसका विवरण। और तीसरे में है कि अगर उस दस्तावेज के निष्पादन के प्रति निर्देश से संबंधित उस रजिस्टर्ड ऑफिसर की उपस्थिति में अगर कोई भी धन का कोई भी संदाय या फिर किसी भी वस्तु का कोई भी परिधान या फिर उस निष्पादन के प्रति निर्देश से संबंधित संपूर्ण प्रतिफल या उसके किसी भाग की प्राप्ति की कोई भी स्वीकृति उस दस्तावेज का निष्पादन हुआ है और उससे संबंधित कोई भी धन या फिर कोई भी वस्तु प्रदान की जा रही है या फिर कोई भी प्रतिफल दिया जा रहा है तो उसकी प्राप्ति की अगर कोई स्वीकृति दी जा रही है तो उसको प्रश्नांकित कर दिया जाएगा दस्तावेज पर कि इसका निष्पादन हुआ और इतना प्रतिफल या फिर कोई धन मेरे सामने दिया गया। अब उदाहरण 2 में बताया कि अगर कोई दस्तावेज का निष्पादन स्वीकृत करने वाला कोई व्यक्ति है उस पर प्रश्नांकित करने से इनकार कर रहा है तो भी रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन कर लेगा और इसकी टिप्पणी लिख देगा उस पर प्रश्नांकित करेगा दस्तावेज पर। और कोई व्यक्ति उस दस्तावेज का निष्पादन तो स्वीकार कर रहा है लेकिन उसको प्रश्नांकित नहीं कर रहा है उस दस्तावेज पर तो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर क्या करेगा उसको रजिस्ट्रेट तो कर लेगा लेकिन उसकी टिप्पणी कर देगा कि ये इनकार कर रहा था प्रश्नांकित करने से। अब धारा 59 में बताया है कि रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर जो है दस्तावेज से संबंधित उसी दिन उसकी उपस्थिति में धारा 52 और 58 के दिन कोई भी प्रश्नांकन किया जा रहा है तो उसकी तारीख डालेगा और अपने हस्ताक्षर भी करेगा साथ में। अब धारा 60 में बताया हुआ है कि धारा 34, 35, 58 अनुच्छेद के उपबंध जो कि उस दस्तावेज से संबंधित है उसको लागू है उसका पालन हो जाता है तो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर क्या करेगा प्रमाण पत्र जारी करेगा उसमें लिखा होगा कि उसमें रजिस्ट्रीकृत शब्द लिखा होगा और उस पुस्तक की संख्यांक और पृष्ठ सहित जिसमें कि उस दस्तावेज की नकल की गई है उस पर प्रश्नांकित होगा। उस प्रमाण पत्र में क्या होगा एक रजिस्ट्रीकृत लिखा होगा और ये सब संख्या लिखी होगी। अब धारा 2 में बताया जैसे ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा और तो उस प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा उसको हस्ताक्षरित मुद्रांकित और दिनांकित भी किया जाएगा और ये प्रमाण पत्र ये साबित करने के प्रयोजन के लिए ग्राह्य होगा कि जो दस्तावेज इस अधिनियम के दिन समय रूप से रजिस्ट्रीकृत हो गया और धारा 59 के अधीन जो भी प्रश्नांकन है उसमें वर्णित तथ्य वैसे ही घटित हुए जैसा कि उस धारा में वर्णित है। तो धारा 59 में जो प्रश्नांकन बताए हुए हैं ना 52 और 58 उसके जो तथ्य है वो वैसे घटित हुए हैं इसका साक्ष्य हो जाएगा ये। अब धारा 61 में बताया हुआ है कि धारा 59 और 60 में निर्दिष्ट और वर्णित प्रश्नांकन और प्रमाण पत्र जो है उसकी नकल उत्तरी रजिस्ट्रीकरण पुस्तक के पाठ्यक्रम में कर दी जाएगी। उससे संबंधित धारा 21 के जो भी मानचित्र या रेखांक है उसकी नकल भी पुस्तक संख्या 1 में फाइल की जाएगी। अब धारा 2 में बताया हुआ है कि ये सब करने के बाद रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज का पूरा हो जाएगा और दस्तावेज उस व्यक्ति को जिसने कि उसको रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थित किया था उसको या फिर अन्य कोई व्यक्ति जो कि धारा 52 में वर्णित रसीद में लिखित है उसको लौटा दिया जाएगा। अब धारा 62 में बताया हुआ है कि अगर जो दस्तावेज की भाषा है रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को अज्ञात है तो उसको स्थापित करने की क्या प्रक्रिया होगी। जबकि दस्तावेज धारा 19 के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया जाता है तो उसका जो अनुवाद है उसको मूल की प्रकृति वाली दस्तावेजों के रजिस्टर में उतार लिया जाएगा और धारा 19 में निर्दिष्ट जो प्रति सहित उसका रजिस्ट्रेशन कार्यालय में फाइल किया जाएगा। उनके अनुवाद और उसके पास नकल रखी जाएगी। उसमें एक तो मूल की प्रति होगी और उसके जो अनुवाद है उसकी प्रति साथ में लगाई जाएगी। अब धारा 2 बताया कि जो आपको वापस मूल लौटाया जाएगा ना तो उस पर धारा 59 और 60 की जो प्रश्नांकन है उस पर लगाया जाएगा और धारा 57, 64, 65 और 66 के द्वारा अपेक्षित जो भी प्रति और ज्ञापन बनाने हैं उसके लिए उस अनुवाद को ऐसे बढ़ाया जाएगा मानो मूल है। अब धारा 63 में बताया कि रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर जो है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने द्वारा परीक्षित किसी व्यक्ति को स्वविवेक में शपथ दिला सकता है। धारा 2 में बताया है कि अगर ऑफिसर जो है वो उसके सामने जो व्यक्ति है उसके जो कथन है उसका सार की टिप्पणी स्वविवेक में अभिलिखित कर सकता है और अगर मान लो कि वो कथन उस व्यक्ति से परिचित भाषा से भिन्न भाषा में लिखा हुआ है तो उसका भाषांतरण भी उसको पढ़कर सुनाया जाएगा और व्यक्ति जब उस टिप्पणी की शुद्धता को स्वीकार कर ले तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पर हस्ताक्षर कर देगा। और धारा 3 में बताया कि जो टिप्पणी है ये साबित करने के प्रयोजनों के लिए कि उसमें जो अभिलिखित कथन है उन व्यक्तियों द्वारा उन परिस्थितियों में अभिलिखित किया है जो कि उस टिप्पणी में कथित है। धारा 2 में बताया हुआ है कि अगर कोई उप रजिस्ट्रार है किसी स्थावर संपत्ति से संबंधित किसी निवासित दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कर रहा है जो कि उसके उप जिले में पूर्णतः स्थित नहीं है ये कुछ भाग है उसके उप जिले में स्थित और उसका जो उस दस्तावेज उसके प्रश्नांकन और उसके प्रमाण पत्र का एक ज्ञापन तैयार करेगा और जिस रजिस्ट्रार के वो अधीनस्थ है उस रजिस्ट्रार के अधीनस्थ जो अन्य उप रजिस्ट्रार है जिनके उप जिले में वो संपत्ति का कोई भाग आ रहा है उनको ये ज्ञापन भेजेगा और वे उप रजिस्ट्रार क्या करेंगे पुस्तक संख्या 1 में उस ज्ञापन को फाइल कर लेंगे। तो ये प्रक्रिया तो क्या थी कि एक ही जिले के उप जिलों में भूमि स्थित है। अब धारा 5 में बताया है कि अगर कोई दस्तावेज विभिन्न जिलों की भूमियों से संबंधित है तो धारा 1 में बताया हुआ है कि हर उप रजिस्ट्रार जिसके पास एक से अधिक जिलों में स्थित स्थावर संपत्ति से संबंधित निवासित दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए आया है तो उस दस्तावेज की उसके प्रश्नांकन उसके प्रमाण पत्र की प्रति और धारा 21 में वर्णित किसी मानचित्र या रेखांक की प्रति सहित उस जिले में जिसमें उसका जिला स्थित नहीं है उस जिले के रजिस्ट्रार को वो भेजेगा जिसमें कि
वो संपत्ति का कोई भाग स्थित है कि अपने जिले का तो उसने अपने जिले में कर लिया, और अगर किसी दूसरे जिले में स्थावर संपत्ति का कोई भाग स्थित है तो उस जिले के रजिस्ट्रार को भेज देगा उसकी प्रतियाँ। और उधर 2 में बताया है कि जो रजिस्ट्रार है उस प्रति को प्राप्त करेगा तो वो उस दस्तावेज की प्रति और मानचित्र रेखा की जो प्रति है उसको पुस्तक संख्या 1 में फाइल कर लेगा, और जो दस्तावेज का ज्ञापन है अपने अधीनस्थ उन उप रजिस्ट्रार को भेज देगा जिसके उप जिले में ऐसी संपत्ति का कोई भाग स्थित है, और जो रजिस्ट्रार है वैसे ज्ञापन को अपनी पुस्तक संख्या 1 में फाइल कर लेंगे। अब घ है भाग, उसमें बताया हुआ है कि रजिस्ट्रार के क्या विशेष कर्तव्य है। धारा 66 में बताया हुआ है कि अगर कोई स्थावर संपत्ति से संबंधित किसी निवासित दस्तावेज का रजिस्ट्रार कर रहा है तो वो इस दस्तावेज का ज्ञापन अपने अधीनस्थ ऐसे हर रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा जो जिसके जिले में ऐसी संपत्ति का कोई भाग स्थित है। धारा 2 में बताया हुआ है कि रजिस्ट्रार जो है ऐसे दस्तावेज की प्रति और धारा 21 की में वर्णित मानचित्र या रेखा चित्र अगर कोई है तो उसकी प्रति हर अन्य रजिस्ट्रार को भेजेगा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति का कोई भाग स्थित है। मतलब कि अगर जिले में उसके अधीनस्थ किसी जिले में है तो उस जिले वाले रजिस्ट्रार को भेजेगा, उप रजिस्ट्रार को भेजेगा मतलब कि, और अगर उसका कोई भाग दूसरे जिले में है तो उस जिले के रजिस्ट्रार को भेजेगा। अब दादी ने बताया कि रजिस्ट्रार जो है जिले का दूसरे जिले का वो अगर ये ऐसा दस्तावेज की प्रति प्राप्त कर रहा है तो वो उस प्रति को अपनी पुस्तक संख्या 1 में फाइल कर लेगा, और उस प्रति का जो ज्ञापन है अपने अधीनस्थ किसी रजिस्ट्रार को भेज देगा जिसके जिले में अगर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। उनका जान बताया कि ऐसे हर रजिस्ट्रार को जिसको इस धारा के अधीन ज्ञापन प्राप्त हुआ है वो अपनी पुस्तक में उसको पुस्तक संख्या 1 में उसको फाइल कर लेगा। अब में रजिस्ट्रार और महानिरीक्षकों की नियंत्रक शक्ति के विषय में बात की हुई है। तो धारा 68 में बताया हुआ है मतलब उप रजिस्ट्रार जो है अपने रजिस्ट्रार के जिले के रजिस्ट्रार के अधीक्षण नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा जिस जिले में उस उप रजिस्ट्रार का कार्यालय है। उनका 2 में बताया है कि रजिस्ट्रार को एक अधिकार होगा कि वो चाहे तो परिवाद किया जाता है या फिर अन्यथा इस अधिनियम से संगत किसी कैसा कोई आदेश दे सकता है जिसमें कि अधीनस्थ उसके अधीनस्थ किसी रजिस्ट्रार के किसी कार्य या फिर लोग के बारे में या फिर किसी पुस्तक या फिर कार्यालय विषयक जिसमें कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण किया गया है उसमें किसी गलती या परिशुद्धि के बारे में वो ठीक समझे। मतलब किसी रजिस्ट्रार द्वारा कोई दस्तावेज रजिस्टर किया गया है उसमें कोई गलती या परिशुद्धि है उसको ठीक करने के लिए उस रजिस्ट्रार के किसी भी कार्य या लोग या फिर उसके पुस्तक या फिर कार्यालय विषय किसी भी कार्य को सुधारने के लिए वो आदेश निकाल सकता है। अब धारा 69 में बताया कि जो महानिरीक्षक है वो राज्य सरकार के अधीन राज्य क्षेत्र में सब रजिस्ट्रेशन कार्यालयों को पर साधारण अधीक्षण का प्रयोग करेगा और नियम बना सकेगा। तो पहले पुस्तकों कागजों और दस्तावेजों को सुरक्षित सुरक्षा में रखने के लिए उपबंध कर सकेगा। अब क है 2011 जोड़ी के 2 रीति और रक्षा उपायों का नियम बना सकेगा जिसके अधीन जो पुस्तकें धारा 16 की धारा 1 के अधीन कंप्यूटर फ्लॉपी या डिस्को में रखी जाएगी या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जाएगी। अब हमें बताया कि ये घोषित करेगा कि जो जिले में कौन सी भाषाएं है जिसके बाबत समझाया रहेगा कि वो जिले में साधारणतः प्रयुक्त होती है। हमें बताया ये घोषणा करेगा कि धारा 21 के अधीन कौन से प्रादेशिक खंड मान्य किए गए हैं। अब हमें बताया कि धारा 25 और 34 के अधीन जो DOP जुर्माने हैं उसकी रकम को विनियमित करने के नियम बनेगा। हमें बताया कि धारा 63 में जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपना विवेक का प्रयोग करेगा उसको विनियमित करने के नियम बना सकेगा। अब हमें बताया कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो दस्तावेज ज्ञापन बनाएगा उसका जो प्रारूप होगा उसको विनियमित करना है। हमें बताया रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जो अपने कार्यालय में धारा 21 के अधीन पुस्तकें रखेंगे उसका अधिप्रमाणीकरण कैसे किया जाएगा। अच्छा हमें बताया कि वो रीति जिसमें कि धारा 88 की धारा 2 में निर्दिष्ट कोई लिखित रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित की जा सकेगी। जहाँ बताया कि वो विशिष्ट या जो कि अनुक्रमणिकाओं 1, 2, 3 और 4 में अंतर्विष्ट की जानी है। जहाँ बताया कि अवकाश के दिन घोषित करेगा जो कि रजिस्ट्रेशन कार्यालय में मनाए जाएंगे। और में बताया है कि रजिस्ट्रारों और रजिस्ट्रारों की कार्यवाही को साधारणतः जो विनियमित करने वाले नियम बना सकेगा। जो बताया है कि जो नियम माने जाएंगे वो राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए निवेदित किए जाएंगे और उसके 50 साल की राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। प्रकाशन के बाद वैसे माने जाएंगे कि जो वो इस अधिनियम द्वारा विनियमित है। अब धारा 70 में एक इंपॉर्टेंट शक्ति है महानिरीक्षक की। जो महानिरीक्षक है धारा 25 और 34 के अधीन जो उल्लेख की जाने वाले जुर्माने और जो समुचित रजिस्ट्रेशन फीस है उसकी रकम के बीच जो भी अंतर है तो उसका पूर्णतः फिर भागतः परिहार कर सकेगा। तो समुचित रजिस्ट्रेशन फीस तो कंपल्सरी लेना और उस पर जो जुर्माना अधिरोपित किया जा रहा है अगर ज़्यादा है तो या तो उसको पूर्णतः फिर भागतः परिहार कर सकता है महानिरीक्षक। अब है भाग 12, इसमें रजिस्ट्रेशन से इनकार करने पर क्या क्या प्रक्रिया अपनी जाएगी वो बताया हुआ है। तो धारा 71 में बताया हुआ है कि अगर कोई भी उप रजिस्ट्रार है इस आधार के सिवाय कि वो संपत्ति जो है उसके जिले में स्थित ही नहीं है जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज है, इस आधार के बिना अगर किसी भी कारण से दस्तावेज को रजिस्ट्रेट करने से इनकार कर रहा है तो उस कारण को अभिलिखित करेगा और अपनी पुस्तक संख्या 2 में ऐसा इनकार करने के आदेश को अभिलिखित कर लेगा और जो दस्तावेज है उस पर भी प्रश्नांकित कर देगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए इनकार किया गया। और जो अभिलिखित कारण है उसकी एक प्रति जो दस्तावेज को निष्पादित करने वाला है या फिर उससे व्युत्पन्न अधिकार के दिन दावा करने वाला व्यक्ति है अगर वो आवेदन करे तो उसको बिना किसी संदाय के और बिना विलंब के दी जाएगी। उस प्रति के लिए उसको कोई संदाय नहीं करना है और उसको जैसे आवेदन करता है बिना विलंब के उसको प्रति दे देंगी। दोनों बताया है कि आगे बताए हुए तरीकों में से अगर किसी भी उपबंध में उस दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है तो कोई भी रजिस्ट्रीकर्ता जो है ऑफिसर है ऐसे प्रश्नांकित दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिग्रहित नहीं करेगा। मतलब आगे बताया हुआ किसी भी एक्सेप्शन में अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है और उसके अनुसार उसको रजिस्ट्रेशन के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया है तो अगर किसी दस्तावेज पे ये प्रश्नांकित है तो कोई भी जो दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसको भी वो भी उसको प्रतिग्रहित नहीं करेगा। अब धारा 72 में बताया हुआ है कि जहाँ भी निष्पादन के प्रत्याख्यान के आधार पर दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन करने से इनकार किया गया है इसके सिवाय किसी भी कारण से अगर रजिस्ट्रेशन के लिए मना किया गया है तो इस आदेश की जो अपील है वो रजिस्ट्रार की जा सकेगी। तो रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील होती है रजिस्ट्रार को उस आदेश के 30 दिन के अंदर और रजिस्ट्रार जो है इस आदेश को चाहे तो लड़ सकता है या फिर परिवर्तित कर सकता है। उधर दोनों बताया है कि जैसे रजिस्ट्रार जो है आदेश करता है उस दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो जो उप रजिस्ट्रार है उस आदेश के 50 दिन के अंदर अगर वो दस्तावेज उसके पास समय रूप से उपस्थित किया जाता है तो वो उस आदेश का पालन करेगा और धारा 58, 59 और 60 के अनुसार उसका अनुसरण करते हुए रजिस्ट्रेशन कर लेगा। और जो रजिस्ट्रेशन है ऐसी प्रभावी होगा जैसे कि वो प्रथम बार समय रूप से स्थापित किया गया था तभी उसको रजिस्टर कर लिया गया था। मतलब कि उसी समय प्रथम बार जब उसने पेश किया था तभी वो रजिस्टर्ड हो गया था ऐसा समझेगा। अगर 73 में बताया है कि अगर रजिस्ट्रार ने कोई भी दस्तावेज इस आधार पर रजिस्ट्रेशन करने से इनकार किया है कि जो उसका निष्पादक है या उसका प्रतिनिधि या फिर समन्वयदेशी उसके निष्पादन को प्रत्याख्यान कर रहा है तो वो जो इस दस्तावेज के लिए दावा करने वाला व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि या फिर उसका समन्वयदेशी या फिर सबका कोई प्राधिकृत अभिकर्ता इस इनकारी के आदेश के किए जाने के पश्चात 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के यहाँ एक आवेदन कर देगा कि जो दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन करने के जो उसका अधिकार है उसको स्थापित कर सके। क्योंकि जो निष्पादक है वो तो इनकार कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति उस दस्तावेज के प्रति दावा कर रहा है वो एक आवेदन कर सकेगा रजिस्ट्रार को कि वो अपने अधिकार को स्थापित कर पाए। उधर दोनों बताया है कि जो आवेदन होगा वो लिखित होगा और धारा 71 के दिन जो भी अभिलिखित कारण है उसकी प्रति उसके साथ लगी होगी और इस तरीके से वो सत्यापित होगा जैसे कि बात पत्र को सत्यापन करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है।
धारा 74 में बताया है कि रजिस्ट्रार क्या प्रक्रिया अपनाएगा। तो जैसे ये पिछली धारा में या तो वाले मामले में या फिर कोई रजिस्ट्रार के सामने दस्तावेज है, उसका जो निष्पादक है वो प्रत्याख्यान कर रहा है, तो क्या प्रक्रिया अपनाएगा रजिस्ट्रार। तो वो एक जांच करेगा, उसमें देखेगा कि क्या वो दस्तावेज है वो निष्पादित किया गया है। और दूसरी बात ये कि क्या तत्समय प्रवर्त विधि की अपेक्षाएं जो कि आवेदक की ओर से या फिर जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज उपस्थित कर रहा है उसके द्वारा अनुपालित कर दी गई है, जिससे कि वो दस्तावेज जो है वो व्यक्ति दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हकदार हो। तो पहली बात तो ये चेक करेगा कि जो निष्पादित किया गया दस्तावेज वो सही है या नहीं, दस्तावेज ढंग से निष्पादित किया गया है या नहीं, और जो तत्समय प्रमाण विधि है वो क्या अधिकार देती है आवेदक को या फिर जिसने दस्तावेज उपस्थापित किया है उसको कि वो दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन करा ले। अब धारा 75 में बताया है कि अगर रजिस्ट्रार इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि दस्तावेज सही से निष्पादित है और अपेक्षा जो है उनका पालन कर दिया गया है, तो आदेश कर दिया कि दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। तो बताया है कि जैसे ही आदेश प्राप्त होता है उसके 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रीकरण के लिए अगर उपस्थापित किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उस आदेश का अनुपालन करेगा और धारा 58 के 60 के दिन उसका अनुसरण करते हुए उसको रजिस्ट्रेट कर लेगा। और धारा 3 में बताया है कि ये जो उधार 3 में बताया है कि दस्तावेज उसी समय से रजिस्टर समझा जाएगा जब उसको प्रथम बार समय रूप से स्थापित किया गया था। और 4 में बताया है कि जो धारा 74 के दिन जांच की जाएगी वो रजिस्ट्रार उस जांच में साक्षियों को समन करने, उनको हाजिर कराने और साक्ष्य देने के लिए विवश करने के लिए और सारे खर्चों को कौन उठाएगा और उसकी वसूली कैसे की जाएगी, इन सब मामलों के लिए सिविल न्यायालय की जो फिर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होगी इन सब मामलों में। अब धारा 76 में बताया है कि अगर रजिस्ट्रार इस आधार के सिवा के दस्तावेज जो है जिससे जो संबंधित है जिस संपत्ति से वो उसके जिले में स्थित नहीं है या फिर उस दस्तावेज को रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्टर कराना चाहिए, इन आधारों के अलावा अगर किसी दस्तावेज को रजिस्टर करने से इनकार करता है अथवा धारा 72 या 75 के दिन दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन करने से इनकार करता है तो वो अपनी इनकारी का आदेश करेगा और अपनी पुस्तक संख्या 2 में से आदेश के कारणों को विलिखित कर लेगा। और जो उसकी प्रति है कारणों की दस्तावेज को निष्पादित करने वाले या फिर उसके लिए दावा करने वाले व्यक्ति को आवेदन करने पर अनावश्यक विलंब के दिया जाएगा। उधर दोनों बताया है कि रजिस्ट्रार का जो ये आदेश है और धारा 72 के दिन अगर वो कोई आदेश दे रहा है तो इसकी अपील नहीं होगी। धारा 77 में बताया है कि अगर रजिस्ट्रार जो है दस्तावेज को रजिस्टर करने से इनकार करने का आदेश दे देता है धारा 72 या फिर धारा 76 के दिन, तो उस सिविल न्यायालय में जो कि आरंभिक अधिकारिता है जिसमें कि जिसकी स्थानीय सीमाओं में वो कार्यालय स्थित है, जिससे कि दस्तावेज को रजिस्टर करने की इप्सा की गई थी, तो व्यक्ति जो है उस दस्तावेज के दिन दावा कर रहा है या फिर उसका प्रतिनिधि समुदेशी अभिकर्ता ऐसे इनकारी के आदेश के पश्चात 30 दिन के अंदर उस न्यायालय में डिग्री के लिए वाद संचित कर सकता है, जिस डिग्री में निर्देश हो कि उस डिग्री के पारित होने के 30 दिन के अंदर अगर दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए समय रूप से स्थापित किया जाए तो वो जो कार्यालय है उसको रजिस्ट्रेट करे। उदाहरण तो बताया जैसे कि ऐसी डिग्री आ जाती है तो धारा 75 की धारा 2 और 3 में अंतर्विष्ट उपबंधों में यथावश्यक के परिवर्तनों सहित वो जो दस्तावेज है रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा उसका उस डिग्री के अनुसार में, और वो जो दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेट कर लिया जाता है तो वो किसी भी बाद में साक्ष्य रूप में दिए जाने के योग्य होगा। अब भाग 13 में बताया कि रजिस्ट्रीकरण तलाशी और प्रतियों के लिए फीस कौन निर्धारित करेगा। धारा 78 में बताया कि राज्य सरकार संदेह अपर और अतिरिक्त फीसों की सारणी तैयार करेगी, किस किस विषय से संबंधित दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी फीस होगी, रजिस्ट्रारों की जो तलाशी ली जाएगी, रजिस्ट्रारों की तलाशी के लिए जो फीस होगी, किसी भी कारण प्रविष्टि या दस्तावेज की जो प्रतियां आप रजिस्ट्रेशन के पूर्व या फिर रजिस्ट्रेशन पर या फिर रजिस्ट्रेशन के पश्चात तैयार की जाएगी या दी जाएगी तो उसके लिए कितनी संदेह फीस होगी। और धारा 30 के दिन जो हर रजिस्ट्रेशन की फीस होगी, कमीशन के निकाले जाने के लिए कितनी फीस होगी, अनुवादों को फाइल करने के लिए प्राइवेट निवास स्थान पर अगर रजिस्टर हाजिर हो रहा है तो उसको कितनी फीस देनी पड़ेगी, और दस्तावेजों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने और उसको लौटाने के लिए क्या फीस लगेगी, और अन्य ऐसी बातें जो कि राज्य सरकार आवश्यक समझे उसके लिए फीस की अपर बाकी जो मैक्सिमम फीस होगी वो, और अगर एडिशनल अतिरिक्त कोई फीस लेनी जानी है तो उसकी सारणी तैयार कर देगी राज्य सरकार। अब धारा 79 में बताया हुआ है कि जो फीसें होंगी उनको उनकी जो सारणी है साक्षी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और अंग्रेजी में और जिले में की जो जनभाषा है उसमें उसकी एक प्रति हर रजिस्ट्रेशन और कार्यालय में लोक अवलोकन के लिए अभिदर्शित की जाएगी। अब धारा 80 में बताया हुआ है कि जैसे ही दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए आप उपस्थापित करोगे तो आपको वो फीस संदेह होगी क्योंकि आपको उस फीस देनी पड़ेगी। अब भाग 14 में शास्त्रीय बताई हुई है। तो धारा 81 में बताया हुआ है कि अगर कोई भी मतलब कि आप एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो या फिर उस कार्यालय में नियुक्त कोई व्यक्ति हो और किसी दस्तावेज को इस तरह से प्रश्नांकन नकल या फिर अनुवाद रजिस्ट्रेशन कर रहे हो जिसका आपको ज्ञात है कि वो दस्तावेज अशुद्ध है और उससे किसी व्यक्ति को क्षति होगी तो आप पर 7 वर्ष तक का कारावास और 7 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माना या दोनों से आपको दंडनीय किया जाएगा। अब धारा 82 में किसी व्यक्ति को दंडित किया जा रहा है और अगर वो क्या काम करे पहला तो कोई भी मिथ्या कथन चाहे वो शपथ पर हो या नहीं या फिर अभिलिखित हो या फिर नहीं, किसी ऑफिसर को जो कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में का निष्पादन कर रहा है और उसका आप साक्ष्य मिथ्या कथन दे रहे हो या फिर कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है जो कि वो धारा 19 या फिर 21 के अधीन कार्यवाही में किसी दस्तावेज की मिथ्या प्रति, मिथ्या अनुवाद या फिर मानचित्र या फिर रेखांकन की मिथ्या प्रति आप साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हो, या फिर तीसरा है किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण या फिर करके या फिर धैर्य रूप में किसी अन्य व्यक्ति का रूप धर के आप इस अधिनियम की किसी कार्यवाही या जांच में दस्तावेज को उपस्थापित कर रहे हो या फिर स्वीकार कर रहे हो या फिर कोई कथन कर रहे हो या फिर सामान्य फिर कमीशन निकलवा रहे हो या अन्य कोई कार्य कर रहे हो या फिर इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी कार्य का दुष्प्रयोग कर रहे हो तो आपको 7 वर्ष तक के कारावास या फिर जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब धारा 83 बताया हुआ है कि किसकी अनुज्ञा से जो ये अपराध की कार्रवाई चालू की जाएगी। तो इस अधिनियम के दिन किसी भी अपराध के लिए जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ज्ञान में उसकी अपनी पदीय हैसियत में आई है अभियोजन उस महानिरीक्षक रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी अनुज्ञा से प्रारंभ किया जाएगा जिसके क्षेत्र जिले या फिर जिले में अपराध किया गया है। और दूसरे में बताया कि जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अन्य शक्तियों वाला कोई भी न्यायालय या फिर ऑफिसर अपराध का विचार नहीं करेगा। अगर 84 में 3 चीज़ें बताई हुई है। तो पहला तो है कि इस अधिनियम के दिन जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नियुक्त है वो भारतीय दंड संहिता अब बीएनएस के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा। दूसरा है कि जो भी व्यक्ति से अपेक्षा की जा रही है किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा कोई जानकारी देने की तो वो व्यक्ति वैध रूप से आबद्ध होकर जानकारी देने के लिए। और तीसरा है कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 228 में नई कार्रवाई शब्द के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन की जा रही कोई भी कार्रवाई भी समझी जाएगी। अब भाग 15 में मिसलेनियस चीजें बताई प्रक्रिया है ये। धारा 85 में बताया है कि अगर विलो से भिन्न कोई भी दस्तावेज जो कि किसी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में 2 वर्ष से अधिक के लिए अदावकृत रहे तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। अब धारा 86 में बताया है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपनी पदीय हैसियत में अगर सद्भावपूर्वक कोई कार्य कर रहा है या फिर इनकार कर रहा है तो इस कारण से उस पर कोई भी वाद, दावे या फिर मांग के लिए वो दायी नहीं होगा। अब धारा 87 में बताया है कि किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की नियुक्ति में कोई भी त्रुटि है इस कारण से कोई भी जो उसके द्वारा की गई सद्भावपूर्वक कार्यवाही अविधि मान्य नहीं हो जाएगी। अब धारा 88 में बताया हुआ है कि इस अधिनियम में अंतर्विष किसी बात के होते हुए भी अगर कोई भी जो दस्तावेज है सरकार के किसी ऑफिसर
के लिए अथवा किसी भी प्रशासक, शासकीय न्यासी या फिर शासकीय समुद्देश्य के लिए या फिर शेरिफ, रिसीवर या उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के लिए या फिर किसी अन्य लोक पद के लिए जो कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में सूचित कर दे, उस पद को धारण करने वाले के लिए आवश्यक नहीं होगा कि वो उसके द्वारा या उसके पक्ष में उसके पदीय हैसियत में जो भी निष्पादित किए हुए लिखित है उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी कार्यालय में स्वयं या फिर अभिकर्ता के द्वारा उपसंजात हो या फिर धारा 58 के अधीन उसके उस पर अपने हस्ताक्षर करे। कि कोई भी जो ऐसे पद को धारण करने वाला अधिकारी है वो अगर कोई दस्तावेज निष्पादित कर रहा है या फिर उसके पक्ष में कोई दस्तावेज निष्पादित किया गया है तो उसको कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा, ना ही उसके हस्ताक्षर मांगे जाएंगे। तो कोई व्यक्ति का सरकारी पट्टा वगैरह होता है तो उसके लिए वो जो अधिकारी है वो आपके साथ रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए नहीं जाएगा, ना तो उसके हस्ताक्षर लेंगे उस पर। लेकिन उधर बताया कि जो उधर एक दिन निर्दिष्ट अधिकारी वगैरह हैं उनके द्वारा उनके पक्ष में कोई निष्पादित दस्तावेज है तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए उसी रीति से स्थापित किया जा सकेगा, जैसा कि धारा 69 के अधीन बनाए हुए नियमों द्वारा वेतन के नियमों द्वारा बताया जाएगा कि ऐसे निष्पादित किसी भी लिखत को रजिस्ट्रेशन के लिए किसी रीति से स्थापित किया जाएगा। उधर 3 बताया है कि इस धारा के अधीन किसी भी दस्तावेज को स्थापित किया जाता है किसी लिखत को, तो अगर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर ठीक समझे तो वह सरकार के किसी सचिव या फिर सरकार के किसी ऑफिसर या फिर अन्य व्यक्ति जो कि धारा 1 में निर्दिष्ट है उसकी बाबत जानकारी के लिए निर्देश कर सकेगा और उसके निष्पादन के बारे में अगर उसका समाधान हो जाता है तो उस लिखत को रजिस्ट्रीकृत करेगा। तो किसी भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के समक्ष ऐसा लिखत आता है जो कि धारा के अधीन उपस्थापित है तो वो जानकारी के लिए निर्देश करेगा और अगर उसका निष्पादन के बारे में उसका समाधान हो जाता है तो रजिस्ट्रेट कर लेगा उस दस्तावेज को। ये धारा 1948 में प्रतिस्थापित की गई थी। उदाहरण 89 में बताया है कि कुछ आदेश प्रमाण पत्र या फिर लिखित की प्रतियां जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेजी जाएगी या फाइल की जाएगी। तो उदाहरण 1 में बताया कि जो भी भूमि अभिवृद्धि उधार अधिनियम के अधीन उधार अनुदत्त किया जा रहा है तो वो जो ऑफिसर है जो ऐसा आदेश कर रहा है उसकी प्रति उस रजिस्ट्रार के ऑफिसर को उस रजिस्टरकर्ता ऑफिसर को भेजेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर ऐसी अभिवृद्धि की जाने वाली कोई पूरी भूमि या फिर उसका कोई भाग या फिर उसका कोई के संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में कोई अनुदत्त की हुई भूमि स्थित है और रजिस्टरकर्ता ऑफिसर प्रति को पुस्तक संख्या 1 में फाइल कर लेगा। तो यहाँ जो चीज़ें बताई जा रही है तो वो जो अधिकारी है ना वो खुद ही रजिस्टरकर्ता ऑफिसर को उसकी प्रतियां भेज देगा। जैसे कि दूसरा बताया सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अगर कोई विस्तार संपत्ति का विक्रय हो रहा है तो उसका प्रमाण पत्र अनुदत्त करने वाला न्यायालय जो है प्रमाण पत्र की एक प्रति रजिस्टरकर्ता ऑफिसर को भेजेगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर वो प्रमाण पत्र में समावेश पूरी संपत्ति या फिर कोई भाग है और जो ऑफिसर है उसकी प्रति को अपनी पुस्तक संख्या 1 में फाइल कर लेगा। उदाहरण 3 बताया कि कृषक उधार अधिनियम के अधीन भी अगर कोई भी ऑफिसर जो है उधार दे रहा है उस उधार के लिए कोई विस्तार संपत्ति प्रतिभूति के रूप में बंधक रखी हुई है तो उस आदेश की प्रति भी वो रजिस्टर्ड ऑफिसर को भेजेगा और रजिस्टर्ड ऑफिसर उसको पुस्तक संख्या 1 में फाइल कर लेगा। उदाहरण 4 बताया कि कोई लोक नीलाम में बेची जाने वाली संपत्ति है स्थावर संपत्ति तो उसका जो क्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र अंदर किया जाएगा वो भी राजस्व ऑफिसर जो है उसके प्रमाण पत्र की प्रति रजिस्टर्ड ऑफिसर को भेजेगा और वो अपनी पुस्तक संख्या 1 में फाइल कर लेगा। अब बताया है कि धारा 90 में बताया है से छूट दी हुई किसी दस्तावेज को दस्तावेज मानचित्र को रजिस्ट्रेशन का अपेक्षित करने वाला दस्तावेज और मानचित्र को रजिस्ट्रेशन करना अपेक्षित नहीं है। इस अधिनियम में फिर इसके द्वारा निर्देशित किसी भी अधिनियम द्वारा कोई भी उपबंध होते हुए भी इन सब दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। तो पहला कि कोई भी भू राजस्व व्यवस्था या फिर व्यवस्थापन के पुनरीक्षण करने में लगा कोई भी ऑफिसर है उसके द्वारा निकाली या प्राप्त की हुई अनुप्रमाण की हुई और ऐसे व्यवस्थापन के अभिलेख का भाग होने वाले किसी भी दस्तावेज का दूसरा सरकार की ओर से किसी भूमि का सर्वेक्षण करने या फिर उसका पुनरीक्षण करने में लगे हुए किसी भी ऑफिसर द्वारा निकाली गई प्राप्त की हुई प्रमाणित की हुई और सर्वेक्षण के अभिलेख का भाग होने वाले किसी दस्तावेज या मानचित्र का अथवा ऐसे किसी दस्तावेज का जो कि किसी भी तत्काल प्रवर्तन विधि के अधीन किसी राजस्व कार्यालय के पटवारियों द्वारा या फिर ऐसे अन्य ऑफिसर द्वारा जिन पर ग्राम अभिलेखों की तैयारी का भार है नियत कालों पर फाइल की जाती है। जो है कि कोई भी सनद इनाम या हक विलेख या फिर अन्य कोई दस्तावेज के बारे में तात्पर्य है कि वो जो भूमि या फिर भूमि में किसी हित के सरकार द्वारा अनुदान या फिर समुद्देशन या फिर अनुदानों या फिर समुद्देशनों का साक्ष्य है। 5वां है कि बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 74 या फिर 76 के अधीन अधिभोग के अधिभोगियों द्वारा या फिर अन्य संक्रांत भूमि के धारकों द्वारा ऐसी भूमि के त्यजन की जो सूचनाएं हैं उनको भी रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। तो ये सब दस्तावेज क्या है सरकार के द्वारा फिर इनके पक्ष में निष्पादित कोई दस्तावेज है तो इनको छूट दी हुई है। उधर दोनों बताया कि धारा 48 और 50 के प्रयोजन के लिए समझा जाएगा कि ये जो दस्तावेज है और मानचित्र है इस अधिनियम के बंधों के अनुसार पहले से रजिस्ट्रीकृत है तो इनकी जो है किसी समय रजिस्ट्रेट कराने की अपेक्षा नहीं है, खुद ही पहले से ही रजिस्टर समझे जाते हैं। अब धारा 91 में बताया हुआ है कि जो भी नियम बनाए जाएंगे और तो फीसें तय की जाएगी राज्य सरकार द्वारा राज्य पत्र में उसमें उसके अधीन रहते हुए धारा 90 के जो खंड क ख ग घ और ण में जो भी दस्तावेज मानचित्र है वो उनसे संबंधित जो भी रजिस्टर है वो निरीक्षण के लिए आवेदन किए जाने व्यक्ति के लिए खुले रहेंगे और पूर्वोक्त प्रकार से अध्ययन रहते हुए ऐसे दस्तावेजों की जो प्रतियां हैं वो भी आवेदन किए जाने पर सब व्यक्तियों को दी जाएगी। धारा 2 में बताया कि इस धारा के अधीन विहित या फिर 69 के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम जो है राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। धारा 91 में भी नियम बनाए जाएंगे और धारा 69 में भी नियम बनाए जाएंगे दस्तावेजों के निरीक्षण वगैरह से संबंधित और जो नियम बनाए जाएंगे वो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे और धारा 92 93 निरसित हो चुके हैं।